देखो, पहला है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम का क्या आशय है? ये कथन सुना है आपने कहीं? स्कूल वगैरह में सुना होगा ना। सत्यम ब्रूयात का मतलब सत्य बोलो, बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात तो जो अच्छी बात है वो बोलनी चाहिए, शुभ, जो सुनने में अच्छा लगे वो बोलना चाहिए। न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम, जो सत्य अप्रिय हो, कड़वा हो, वो नहीं बोलना चाहिए। तो आपकी राय में सच हमेशा कड़वा होता है या सच कड़वा हो सकता है? कभी कभी मीठा भी होता है सच। जैसे कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा हो, उसको ये कहना कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, सच भी है और मीठा भी है, इसमें क्या कड़वा है? ये तो बकवास है। लोगों ने सिद्धांत बना दिया सच हमेशा कड़वा होता है, ये अपने आप में झूठ की बात है। तो सच ऐसा कड़वा नहीं होता, सच कई बार मीठा होता है। तो ये कथन कह रहा है कि जो सत्य है और प्रिय है वो जरूर बोलो, और जो सत्य है किंतु अप्रिय है वो मत बोलिए। बहुत प्रसिद्ध कथन है ये। हिंसा और आतंकवाद में अंतर क्या है तथा आतंकवाद की परिभाषा को स्पष्ट करें, कुछ उदाहरण देकर समझें। देखो देखो समझो। देखो, एक चीज होती है हिंसा, ऐसे बनेगा। मुझे हर चीज में ना गोली दिमाग में आती है कि उससे उसी से रिलेशनशिप समझ में आती है मुझे। देखो, ये है हिंसा, ये है उग्रवाद, और बीच वाला है आतंकवाद। जब भी कोई पूछे आतंकवाद को परिभाषित कीजिए, आप ना परिभाषा ले, फोटो देख दो आतंकवाद की फोटो बनाइए, ठीक है। हिंसा एक गोला, उग्रवाद, उग्रवाद के लिए अंग्रेजी में शब्द है एक्सट्रीमिज्म। हिंसा के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द है? वायलेंस है, वायलेंस। बिहार में वर्क भ हो जाता है, वायलेंस बोलते हैं, वायलेंस। और आतंकवाद के लिए क्या है? टेररिज्म, ठीक है। अब एकदम सिंपल, इससे ना कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब भी कोई पूछे आतंकवाद, ऐसा चित्र बनाइए, समझा दीजिए। हिंसा का मतलब क्या है? अब गांधी जी पे जाएंगे तो फिर हिंसा, मानसिक हिंसा, वैचारिक हिंसा, वाचिक हिंसा, दैहिक हिंसा, वो सब हो जाएगा। हम हिंसा का मतलब सीधे मार पिटाई कुटाई से लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मार पिटाई कुटाई हथियार इन सब का प्रयोग करना हिंसा है। तो ये बताओ कि जैसे कोई किसी घर में डकैती करने गया, उसने हिंसा किया नहीं की? अच्छा, चोरी और डकैती में अंतर पता है ना? इनमें से किस में हिंसा होती है? डकैती में। चोरी में हिंसा नहीं होती है, चोरी चुपके से हो जाती है, और जब धड़ल्ले से हो, मार पिटाई कुटाई के साथ हो, तो उसे बोलते हैं डकैती, ठीक है। तो डकैती में हिंसा होती है। आप में से कितने लोगों ने पिछले 5, 7, 10 साल में आज तक किसी के साथ हिंसा नहीं की? हाथ खड़ा करें। एक भी थप्पड़ ना मारा है ना खाया है, एक भी मुक्का ना मारा है ना खाया है, ऐसे लोग हाथ खड़ा कर लें। ऐसे लोग 500 में से करीब 7 हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में एक भी मुक्का थप्पड़ ना खाया है ना मारा है। कोई बात नहीं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, जल्दी ही आपके जीवन में वो कमी दूर होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 500 में से 5-7 को छोड़ दे तो बाकी सब हिंसा कर चुके हैं या हिंसा के शिकार हो चुके हैं। पर जब आपने हिंसा की, क्या किसने कहा कि तुम आतंकवादी हो? नहीं कहा ना, सिर्फ ये कहा कि हिंसक हो, वायलेंट हो। और इसी प्रकार से जब हिंसा हुई तो आपने ये नहीं कहा कि आतंकवाद की रिपोर्ट लिखवानी है ना, आपने ये कहा कि मार पिटाई हुई है, हिंसा हुई है, किसी ने मुझे मार दिया, नाक को मुक्का मार दिया, खून निकल गया, ये सब हुआ ना, वो हिंसा है। उग्रवाद का मतलब होता है विचारों के स्तर पर किसी उग्रवाद का समर्थन करना, बेहद उग्र, एक तरफा, जिसमें दूसरे सामाजिक समुदायों या दूसरे समुदायों के प्रति असहिष्णुता शामिल हो, ये उग्रवाद है, एक्सट्रीमिज्म है। एक्सट्रीमिज्म हमेशा हिंसा से युक्त नहीं होता। जैसे तिलक को याद कीजिए, तिलक कौन से पंथी थे? नरम या गरम? गरम पंथी थे। पर तिलक ने खुद हिंसा का समर्थन किया हो, हिंसा का सहारा लिया हो, ऐसा आपको नजर नहीं आएगा। तो जब कोई व्यक्ति विचारों में उग्र हो, हिंसा का सहारा न लेता हो, वो है उग्रवादी। कोई व्यक्ति हिंसक हो सकता है बिना विचारधारा के भी, जैसे छोटा मोटा डकैत, मार पिटाई करने वाला, राह चलता लुटेरा, वो सब हिंसक लोग। जब हिंसा और उग्रवाद मिक्स हो जाए तब उसको बोलते हैं आतंकवाद। और उग्रवाद में एक विचारधारा नहीं थे, तो वैचारिक उग्रता प्लस हिंसा, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो उसको बोलेंगे आतंकवाद। परिभाषा कहने को ये होती है जब कोई व्यक्ति या समूह अपनी कुछ मांगों के लिए उग्रतापूर्ण विचारधारा और हिंसा का प्रयोग करता है और जनमानस में भय का माहौल पैदा करता है, तो उसे आतंकवाद, उस क्रियाविधि को आतंकवाद कहते हैं। स्पष्ट हुआ? तो अब मैंने समझा दिया हिंसा और आतंकवाद में क्या संबंध है, और परिभाषा भी स्पष्ट कर दी, उदाहरण भी दे दिया। एग्जाम्पल देखना, 3 एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे ऐसे 4 व्यक्तियों के नाम बताइए जो उग्र हैं किंतु हिंसा का प्रयोग नहीं करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी, मुझे उम्मीद थी कि नाम सबसे पहले आने वाला है, तो एकदम ठीक आ गया, सही है। तो ओवैसी, छोटे वाला है बड़े वाला? छोटे वाला ज्यादा दुष्ट है इस मामले में, बड़े वाला फिर भी लीगल लॉफुल तरीके से बात करता है। प्रवीण तोगड़िया दूसरा एग्जाम्पल हो गया। राज ठाकरे हो सकता है, कन्हैया कुमार हो सकता, मतलब मैंने ऐसा सुना नहीं पर कोई ऐसा कथन हो सकता है, संभावना बनती है। चलिए, अमित शाह के कथनों में आपको ऐसा देखो, वो पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल जो बड़ी पार्टी के लोग होते हैं ना, वो समझदार होते हैं, वो ऐसा बोलते नहीं, वो कर लेते चुपके से, बोलते नहीं। मैं आप समझ में आ गया? ऐसे लोग जो हिंसा की खुली वकालत ना करें किंतु वैचारिक उग्रता का समर्थन करें, वो उग्रवाद में हो गया। कौन से वाले वर्ग में? इसमें हुए। अब ऐसे 3-4 व्यक्ति आप सोच सकते हैं जो हिंसक हैं किंतु किसी विचारधारा के लिए हिंसक नहीं है, अपने फायदों के लिए हिंसक है, छोटे मोटे लुटेरे डकैत कुछ भी, और जो दोनों को मान ले, जैसे ओसामा बिन लादेन, जैसे दूसरा अफजल गुरु हो सकता है, जॉर्ज बुश, मतलब
बात तो सही है, लेकिन फिर वही बात है ना कि उसमें विवाद को क्यों आमंत्रित करें। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम में जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसको भी कुछ लोग आतंकवाद की श्रेणी में रखते हैं। देखो, आतंकवाद शब्द थोड़ा बुरा है, इसलिए लोग इस बात से नाराज हो जाते हैं। जब पहली बार मैंने पढ़ा इतिहास की पुस्तक में कि भगत सिंह आतंकवादी था, तो मेरा खून खोल गया था कुछ दिनों तक, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आया था वो वही वाली बैकग्राउंड थी, तो बड़ा तनाव हो गया था। मैं किताब में आग लगा दूंगा, लिखने वाले को आग लगा दूंगा अगर उसने ऐसी बात बोली। भगत सिंह को आतंकवादी कह रहे हैं, और मेरा मन में क्या था कि मैं लिखने वाले को आग लगा दूंगा, मैं क्या हो जाता उसके बाद, मैं भी हो जाता, पर भाव वही था मेरा नहीं। तो लेकिन अगर आप आतंकवाद शब्द से बुरा ना माने, तो आतंकवाद का मतलब है किसी विचारधारा, उग्रवादी विचारधारा के पक्ष में हिंसा का समर्थन। अगर केवल इतना मान लें तो किसी देश की आजादी के लिए होने वाले हिंसक आंदोलन को भी आप क्रांतिकारी किस्म का आतंकवाद मान सकते हैं। क्या होता है कि अपना आतंकवाद होता है क्रांतिकारी आंदोलन, दूसरों का क्रांतिकारी आंदोलन होता है आतंकवाद। कुल मिला के मामला इतना है। मोहम्मद का साहब यहाँ आया, आतंकवादी है। कल्पना कीजिए कि 500,000 साल में अगर कभी किसी सिचुएशन में कश्मीर आजाद हो गया, ठीक है, मैं जानता हूं नहीं होगा, लेकिन एक सोच के देखिए, कश्मीर के इतिहास में उसे क्या माना जाएगा? आतंकवादी, क्रांतिकारी। भगत सिंह हमारे लिए क्रांतिकारी हैं। ब्रिटिश हिस्टोरियंस के इतिहास में भगत सिंह की भूमिका क्या है? आतंकवादी है। यही होता है, अपना क्रांतिकारी दूसरे का आतंकवादी है, अपना आतंकवादी दूसरे का क्रांतिकारी है। लेकिन बात एक ही है, क्योंकि विचारधारा प्लस हिंसा, ये कॉम्बिनेशन दोनों केसेस में एक साथ काम करता है। नक्सलवादी आतंकवादी, एकदम आतंकवादी है, शुद्ध आतंकवादी नक्सलवादी, क्योंकि विचारधारा भी हिंसा भी है, सोचना ही नहीं है। माओवादी भी, भाई नक्सलवादी दरअसल माओवादी तो है। नक्सलवादी, माओवादी, लेनिनवादी, इस सब में अंतर तो नहीं के बराबर है। ये तीनों लोग मार्क्सवादी विचारधारा के बेस पर हिंसक गतिविधियां करते हैं। किसी भी विचारधारा के आधार पर यदि आप हिंसक गतिविधियां करेंगे, कोई भी करेगा तो आतंकवादी है। और उसमें आप लिट्टे को ले, जेकेएलएफ को ले, नक्सलवाद को ले, माओवाद को ले, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी को ले, सब आतंकवाद के एग्जाम्पल्स। आतंकवाद दो प्रकार का होता है, एक है जो एथनिसिटी पे आधारित है, खून पे, वंश पे, भाषा पे, धर्म पे। तो मजहबी आतंकवाद हो, भाषाई आतंकवाद जैसे श्रीलंका में चल रहा था, तमिल सिंगली के बीच में चल रहा था। इसी तरह से वो धर्म पे हो सकता है, मुसलमान, सिख, जैसे पंजाब में था, सिख आतंकवाद था, है ना। तो धर्म पे हो सकता है, भाषा पे हो सकता है, वो रंग पे हो सकता है, नस्ल पे हो सकता है। और एक होता है जो इन सब पे ना हो, आइडियोलॉजी पे हो। तो मार्क्सिस्ट टेररिज्म जिसको नक्सलवाद कहते हैं, वो किसी एथनिसिटी पे आधारित नहीं है, बल्कि विचारधारा पे आधारित है। बाकी सभी विचारधाराएं हैं, पर वो विचारधाराएं टिकी हैं धर्म पे, नस्ल पे, खून पे, ये अंतर है सिर्फ। इसलिए नक्सलवाद भी शुद्ध रूप से आतंकवाद का उदाहरण है। हाँ, अगर आप आतंकवाद में ग्रेडिंग करना चाहें, अच्छा आतंकवाद, थोड़ा कम अच्छा आतंकवाद, बुरा आतंकवाद, काफी बुरा आतंकवाद, बहुत ही बुरा आतंकवाद, तो उन आतंकवादों में रिलेटिवली कम बुरा आतंकवाद नक्सलवाद हो जाएगा। तो नक्सलवाद बाकी आतंकवादों से कुछ कम बुरा माना जा सकता है, लेकिन ग्रेडिंग करने की जरूरत क्या है? बुरा है तो बुरा तो है, उसे क्यों अच्छा मानेंगे? देखो देखो देखो, फिर मामला फंस गया। अलगाववाद कैसे बनेगा इसी गोले में? अलगाववादी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये हो गया अलगाववाद, ये अलगाववाद हो गया, सेपरेटिज्म। ठीक है, देखो अलगाववाद का सिंपल मतलब है जो व्यक्ति किसी भूभाग को देश से अलग करना चाहता है। ठीक है, मैं अलगाववाद इंसर्जेंसी के अनुवाद के रूप में नहीं लेके चल रहा हूं, सेपरेटिज्म के अनुवाद के रूप में लेके चल रहा हूं। रुको रुको, पहले बोलूं फिर बता रहा हूं। सेपरेट होने की कोशिश, तो कुछ अलगाववादी, नहीं थोड़ा सा बिगड़ गया मामला। देखो अलगाववादी जो होगा, उग्रवादी तो होगा ही होगा, आतंकवाद का सहारा लेगा या नहीं ये डाउट की बात है। तो देखिए, कुछ अलगाववादी आतंक का सहारा लेंगे, हिंसा का सहारा लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। जो लेंगे वो अलगाववादी भी हैं, आतंकवादी भी हैं। जो हिंसा का सहारा नहीं लेंगे वो उग्रवादी तो हैं किंतु आतंकवादी नहीं है, साथ में अलगाववादी हैं। ठीक है, तो ये चित्र उतना अच्छा बन नहीं पाया, तो आप इसको डिलीट कर दो। मैंने समझा दिया और आप नहीं समझ पाए। अलगाववाद का मतलब है एक ऐसी विचारधारा जो किसी देश से किसी भूभाग को अलग करने की वकालत करती है। ठीक, अब ये वकालत करना अपने आप में उग्र विचार तो है ही, इसलिए हर अलगाववादी मुख्य धारा की निगाह में उग्रवादी तो होगा ही होगा, क्योंकि वो उग्रवाद कर रहा है। स्पष्ट एकदम। अब वो हो सकता है कि हिंसा का समर्थन करे, हो सकता है कि हिंसा का समर्थन ना करे। यदि वो हिंसा का समर्थन करेगा तो वो अलगाववादी उग्रवादी के साथ साथ आतंकवादी भी हो जाएगा, और यदि वो हिंसा का समर्थन ना करे तो अलगाववादी होकर भी आतंकवादी नहीं होगा। स्पष्ट हुआ? तो आमतौर पर अलगाववाद में आतंकवाद शामिल होता है, क्योंकि हिंसा का सहारा आमतौर पर लिया ही जाता है। अंतरात्मा में आत्मनिष्ठता अधिक होती है, पर कुछ मामलों में तो वस्तुनिष्ठता की पर्याप्त संभावना हो सकती है ना, जैसे शाकाहारी व्यक्ति की मांसाहार के प्रति। हाँ, हो सकती है, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। क्या अगर किसी कार्य विशेष या कार्य क्षेत्र में संदेहास्पद क्षेत्र उपस्थित हो और साथ ही उससे संबंधित पूर्व उदाहरण ठीक उसके विरोधी हो, तो क्या अंतरात्मा का प्रयोग किया जा सकता है? हाँ, कर सकते हैं। अगर पूर्व उदाहरण या तो है नहीं या है किंतु सुटेबल नहीं है, उसे अप्लाई करने में दिक्कत ज्यादा है, तो मामला हो गया ग्रे एरिया, और जैसे ही एरिया ग्रे हुआ वैसे ही कंसाइंस के प्रयोग की संभावना बन गई। अगर नियमों और कानूनों का पालन करना नैतिक होता है, परंतु यदि कोई विकासशील देश किसी विकसित देशों के पेटेंट का उल्लंघन होने देता है क्योंकि इससे वह निम्न वर्गों को सुविधाएं प्रदान कर पाता है,
प्रश्न है कि यह नैतिक है या अनैतिक। अगर नैतिक है तो आपको मानना होगा कि गैर कानूनी कार्य भी नैतिक हो सकता है, और आपने कहा है कि गैर कानूनी कार्य अनैतिक होता है। मैंने ऐसा कहा है? मैंने तो जितना मुझे याद आ रहा है, जब कानून और नैतिकता बनाया था तो ये बनाया था, दो गोले आपस में काटते हुए। और ये चित्र बनाने का मतलब ही है कि बहुत सारे गैर कानूनी कार्य समाज की निगाह में नैतिक हो सकते हैं। जैसे दहेज गैर कानूनी है पर समाज की निगाह में नैतिक है। ऐसे तो हजार चीजें हैं, इसमें क्या है? तो ये देखो, अपने वचन मेरे मुख में रख के मत निकलवाइए। जो मैंने नहीं कहा वो मेरे ऊपर आप दवा मत कीजिए कि आपने कहा है। सरकारें क्या करती है, ये देश की बात भी है ना। इंटरनेशनल लॉ है आईपीआर का। भारत सरकार को पता है कि आईपीआर अगर हमने ठीक से लागू कर दिया तो ज्ञान का विकास होना, चीजों का फैलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जानबूझ से शांत रहते हैं। खूब पायरेसी होती है। भारत सरकार आमतौर पर चू भी नहीं करती है। भारत में कॉपीराइट लॉज इतने कमजोर हैं, अब जाके थोड़ा स्ट्रिक्ट होने शुरू हुए हैं, वो भी इंटरनली, बाहर वालों के मामले में नहीं। इतना कमजोर कानून है कि कोई किसी का कुछ उठा के छाप दे, छपवा ले, कुछ नहीं होता। उसका केस चलता रहेगा कई साल तक, फिर लोअर कोर्ट से बढ़ेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होते होते वो पीढ़ी तो निकली जाएगी, अगली पीढ़ी कुछ कर पाए तो कर पाए, ये हालत है। और ऐसा क्यों करते हैं? अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज हम यूज करते हैं, विंडोज की पायरेटेड कॉपी मेरे ख्याल से 1500-800 रुपए मिल जाती है, फ्री में मिल जाती है, साउंड मिल जाती है, ठीक है। और उसकी क्या अभी मार्केट वैल्यू क्या है? 8000 के आसपास है। तो भारत में जो आदमी पहली बार कंप्यूटर खरीदता है, बेचारा पहली बड़ा पूंजी निवेश करके कंप्यूटर लेके आता है, अब उसको पता लगे चलाने में 8000 रुपये खर्च हो जाएंगे, उसको तो चलाएगा नहीं फिर उसको। तो भारत में जितने कंप्यूटर बिकते हैं, सरकार को जो बिकते हैं उनको छोड़ दीजिए, बड़ी कंपनियां जो खरीदती हैं उनको छोड़ दीजिए, वो क्योंकि काम करती हैं एकदम प्रॉपर तरीके से, ट्रांसपेरेंसी से, तो वो बचते हैं गलत काम करने से। जितने लोग इंडिविजुअल कंप्यूटर खरीदते हैं या छोटे छोटे फर्म कोई है, मेरे ख्याल से 99% केसेस में पायरेटेड सॉफ्टवेयर आते हैं। भारत सरकार को पता है, बिल गेट्स को भी पता है। तो बिल गेट्स के लोग क्या करते हैं? वो तो कुछ नहीं करते हैं। उनको पता है कि हम जितना निवेश करेंगे ये पैसा इकट्ठा करने में, मतलब जितना आएगा उससे ज्यादा लग जाएगा। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स न लगाने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि उसको वसूलेंगे जितना, उससे ज्यादा उस पर खर्च हो जाएगा इकट्ठा करने में, तो उससे बड़े छोड़ो उसको। और क्या है? टेलीपैथी, क्लेयरवॉयंस, क्लियर, इसे पुनः परिभाषित कीजिए, स्मृति से निकल गए हैं। देखो, टेलीपैथी का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति की मन स्थिति को महसूस कर लेना दूर से ही, ठीक। क्लियर ऑडियंस का मतलब बहुत दूर से कुछ सुन लेना, इतनी दूर से जो नॉर्मली नहीं सुना जा सकता। और क्लियर वॉयंस का मतलब बहुत दूर से कुछ देख लेना जो सामान्य नजरों से देखा नहीं जा सकता है। चलिए, अब हम जिलाधिकारी के सस्पेंड होने की प्रक्रिया क्या है, कौन करता है? आप काम तो कीजिए, अपने आप हो जाएंगे, तो नाम लिख लीजिए। मुख्यमंत्री को पूरा अधिकार है, ये आपका जो चीफ सेक्रेटरी होगा स्टेट में, उसको अधिकार होता है सस्पेंड करने का। आप थोड़ा सा अच्छा काम कीजिए किसी स्टेट में जाके, अपने आप हो जाएंगे, उसके लिए कुछ करना ही नहीं है, अच्छा काम कीजिए। और सस्पेंशन सिविल सेवा में सुख माना जाता है, दुख का प्रकार नहीं है, वो सुख का प्रकार है। इसका मतलब है 6 से 18 महीने की छुट्टियां 75% वेतन के साथ, और जो वेतन छूट गया बाद में वापस मिलता है इकट्ठा, सेविंग भी हो जाती है, कुछ नया काम भी जम जाता है उस बीच में। कोई किताब लिखनी है तो एक लोग तो मांगते हैं कि सर प्लीज सस्पेंड कर दो ना सर प्लीज, ऐसे करके होता है पूरा हिसाब। सस्पेंशन एक उद्योग है सरकार के अंदर। आपको अभी तो आप उस भाव में रहते होंगे ना कि है क्या सामाजिक छवि बची, कुछ नहीं, सस्पेंशन की डिमांड रहती है बहुत ज्यादा। बॉस कहते हैं कि 2 कोई कर सकता हूँ, आपस में फैसला कर लो किसको करना है, सबको नहीं कर पाएंगे इस बार, ऐसे होता है। चलो हो गया, एक सवाल मैंने छोड़ दिया आपको जानबूझ के। धार्मिक होना, इसका मतलब धर्म में डूबना, ईश्वर के प्रति अनुरक्ति होना, ये धार्मिक होना है। सांप्रदायिक होने का मतलब है अपने संप्रदाय विशेष की मान्यताओं से प्रभावित होना। सांप्रदायिकता की 6 डिग्रीज मानी जाती हैं, और ये 6 डिग्रीज बिपिन चंद्र ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। बिपिन चंद्र कौन है? एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार है। तो बिपिन चंद्र एक ऐसे हिस्टोरियन थे जिन्होंने अल्ट्रा लेफ्ट और अल्ट्रा राइट को छोड़कर एक बीच का रास्ता निकाला, जिसको आप कह सकते हैं सॉफ्ट नेशनलिज्म वाला इतिहास, हल्के हल्के वामपंथी टच के साथ, बहुत बैलेंस इतिहास है उनका। तो उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता के 6 लेवल्स होते हैं, 6 डिग्रीज होती हैं। सबसे बेसिक लेवल है जिसमें आप अपने संप्रदाय से प्रेम करते हैं, बस। फिर धीरे धीरे क्या है, अपने संप्रदाय से प्रेम करना, दूसरे संप्रदायों को बराबर का न मानना। तीसरा स्तर, अपने संप्रदाय से प्रेम करना, दूसरे संप्रदायों को बुरा मानना। चौथा, दूसरे संप्रदायों से नफरत करना। पांचवा, दूसरे संप्रदायों को मिटा देने की इच्छा रखना। और छठा, मौका मिलते ही कार्यक्रम कर देना। दंगा फसाद हुआ, मर्डर कर दिया उसमें, वो सांप्रदायिकता का चरम स्तर है। तो हम सब हल्की फुल्की मात्रा में सांप्रदायिक हैं, कम्युनल लोग हैं। अगर आपको अपने संप्रदाय विशेष से मोहब्बत है और आपको हल्का सा भी ऐसा लगता है कि बाकी धर्मों की तुलना में आपका धर्म या पंथ, मजहब, संप्रदाय बेहतर है, अगर इतना सा भी ऐसा लगता है, तो आप किसी न किसी मात्रा में सांप्रदायिक हैं। मतलब आप, जब मैं कह रहा हूं तो मैं खुद को भी लेकर चल रहा हूँ, हम सब उतनी मात्रा में सांप्रदायिक हैं। तो ऐसे लोग हाथ खड़ा करें जो सांप्रदायिक नहीं है। 1 2 3 4 5 6 लोग मिले हैं जो सांप्रदायिक नहीं है। चलिए, इंटरनेशनल इथिक्स में थोड़ा सा हिस्सा बचा था, वहीं से शुरू करते हैं जी। किसी से भी, अगर आपको ये भी लगता है कि बाकी सब बराबर पर एक नीच धर्म है उससे अच्छी हूं मैं, तो वहां भी हल्की सी सांप्रदायिकता तो आई जाती है। इंटरनेशनल इथिक्स में देखो, बेसिक तो हो गया था, आपके पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है इश्यूज ऑफ इंटरनेशनल इथिक्स एंड फंडिंग, ऐसा कुछ टॉपिक है। तो आज हम देखेंगे इंटरनेशनल फंडिंग।
अंतरराष्ट्रीय फंडिंग से जुड़े नैतिक इश्यूज क्या क्या हैं, इंटरनेशनल फंडिंग और उससे जुड़े हुए इश्यूज क्या हैं। देखिए, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि नैतिकता अनैतिकता के मूल में सबसे गहरी चीज होती है फंडिंग। तो सबसे पहले देखिए कि फंडिंग क्या मसला है। वामपंथी संगठन इसको लेकर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, इस विचार को लेकर एक्टिव ज्यादा रहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जब भी सरकार कहती है ना कि विश्वविद्यालय अपने खर्चे खुद जुटाएं, अपनी आय के स्रोत खुद जुटाएं, तो वामपंथी संगठन इसका विरोध करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जैसी फंड जुटाने की बात आएगी तो हमें किसी न किसी मात्रा में पूंजीवाद के सामने झुकना ही पड़ेगा। और पूंजीपति के सामने झुकना केवल झुकना नहीं होता, उसके बाद बहुत सारे और खतरे भी होते हैं। जैसे आपने एक संस्था का नाम सुना, CSDS, सेंटर फॉर स्टडीज इन डेवलपिंग सोसाइटीज, इस नाम की संस्था है। विकासशील समाज अध्ययन केंद्र, बहुत प्रसिद्ध संस्था है, बहुत ही प्रसिद्ध संस्था है। और ये संस्था आप जहां हैं वहां से मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। एक इलाका है, उसका नाम है सिविल लाइंस, दिल्ली में ही। विधानसभा देखिए, उस विधानसभा के अपोजिट समझ लें, सड़क के उस तरफ, वहां से 100-150 कदम चलेंगे तो एक बड़ा सा भवन है जिसका नाम है CSDS की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था रजनी कोठारी। अब हो सकता है कि आपको इसकी सीरियसनेस समझ में आई हो इस नाम से। जानते हैं कोठारी जी कौन है? रजनी कोठारी। इंडियन पॉलिटिक्स पे जिस व्यक्ति का रिसर्च सबसे शानदार माना जाता है वो रजनी कोठारी है। इनकी पुस्तक है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में जाति। अच्छा, इनके नाम से शायद आपको न लगे, एक और नाम बोलता हूं, उनका नाम है योगेंद्र यादव। अब शायद आपको ध्यान आ जाएगा, योगेंद्र यादव भी इसी संगठन के फेलो रहे लंबे समय तक। अभय कुमार दुबे का नाम अगर जानते हो, वो भी इसमें सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से हैं। ये सारे लोग CSDS पे काम करते हैं और ये अपने आप में एक छोटे विश्वविद्यालय जैसा काम करता है। खूब बढ़िया रिसर्च, शानदार रिसर्च होती है, इंग्लिश में हिंदी में दोनों भाषाओं में। और भी ऐसे बहुत लोग हैं जो समाजशास्त्र में शानदार काम कर रहे हैं। लेकिन जो घोर वामपंथी संगठन है, JNU के, DU के, वो सिर्फ खारिज करते रहते हैं। और खारिज करने का मूल आधार क्या है कि इनके पास जो फंडिंग आती है वो भारत सरकार की नहीं है। उस फंडिंग का एक हिस्सा फोर्ड फाउंडेशन से आता था। फोर्ड कंपनी जो कारों की कंपनी है, उसका एक सोशल विंग है फोर्ड फाउंडेशन। और इस बेस पे खारिज करते हैं कि ये सारे विचार जिस कंपनी के पैसों पे पैदा हुए हैं उसमें निहित है कि आप उस कंपनी या उस जैसी कंपनियों के खिलाफ लिखने बोलने की स्वाधीनता छोड़ चुके हैं, इसलिए आपके विचारों में वो स्वाधीनता नहीं है जो स्वाधीनता विचारों में होनी चाहिए। तो फंडिंग एक बड़ा इश्यू होता है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग के 2 मतलब होते हैं। एक मतलब होता है किसी को उधार देना और एक होता है किसी को अनुदान देना, डोनेशन देना। तो ये डोनेशन और उधार तो देश के भीतर भी हो सकता है, यहाँ तक कि रूम के भीतर भी होता होगा आपके, कि कोई संकट में उसने कहा कुछ उधार चाहिए, आपने कहा ले 1000 रुपये उधार ले, काम चला अपना। और फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने, सड़क पे जा रहे एक छोटा सा बच्चा मिल गया, उसने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, अब ये थोड़ा कहेंगे ले 10 रुपये उधार हैं, 2 दिन में वापस कर देना। वहां आप क्या करेंगे? डोनेशन, कि 10 रुपये दिए, वापस ही मांगेंगे, आराम से खाओ और भूल जाओ उसको। बस जीवन में जब मौका मिले 3 व्यक्तियों की सहायता तुम भी कर देना और फिर मैं सलमान खान बन जाऊंगा, है ना। इस तरह से इसको बोलते हैं अनुदान देना। तो जिसमें वापसी की अपेक्षा ना हो वो डोनेशन है, अनुदान है। और जिसमें वापसी की ब्याज सहित या बिना ब्याज की अपेक्षा हो उसको बोलते हैं लोन। तो जब भी लोन या अनुदान अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर का मतलब क्या होता है? एक हो सकता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एक तो ये हो सकता है एक सरकार ने किसी और सरकार को दिया। दूसरा हो सकता है कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसने किसी गवर्नमेंट को दिया, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, उसने किसी सरकार को दिया। ये भी हो सकता है कि कोई प्राइवेट कंपनी हो, वो किसी देश की गवर्नमेंट को लोन या अनुदान दे। ये कहे कि हम ये डोनेशन करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि सरकार ही अपने तरीके से ठीक जगह इसका इस्तेमाल कर ले। ये भी हो सकता है कोई प्राइवेट ग्रुप हो, प्राइवेट कंपनी हो, जो प्राइवेट कंपनी किसी दूसरे देश की किसी प्राइवेट कंपनी को या NGO को या ट्रस्ट को डोनेट कर दे या उधार दे दे। और इसका मतलब सरकारी और निजी इन सब क्षेत्रों में आपस में जितने भी डोनेशंस और जितने भी लोन्स होंगे अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में, उन सबको बोलते हैं इंटरनेशनल फंडिंग का इश्यू। यहाँ तक बात समझ में आ गई? भूगोल समझ में आ गया इसका? अब किसी कंपनी ने किसी कंपनी को उधार दिया, 2 साल बाद इस कंपनी ने उधार वापस कर दिया, इससे हमें तनाव नहीं है, ये इश्यू एथिक्स में नहीं आएगा। एथिक्स में जो इश्यूज आते हैं वो ये कि इंटरनेशनल फंडिंग से क्या क्या नैतिक समस्याएं पैदा होती है अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में, और इसके लिए हम क्या करेंगे? फंडिंग के 3-4 प्रकार ध्यान में रख के बात करेंगे। तो फंडिंग के प्रकारों में पहली होती है क्राइसिस फंडिंग, और साथ में जोड़ लीजिए डेवलपमेंट फंडिंग। तो फंडिंग का पहला प्रकार है क्राइसिस फंडिंग या डेवलपमेंट फंडिंग, यानी मतलब 2 अलग अलग हैं, हम इनको एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो बताइए क्राइसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? संकट। तो संकट अनुदान या संकट में फंडिंग, और दूसरा विकास संबंधी अनुदान, प्रगति संबंधी अनुदान, डेवलपमेंट फंडिंग। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी फंडिंग जो आजकल खूब डिबेट चल रही है इसको लेकर, जो मेडिकल डेवलपमेंट्स में, बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स में होती है, उसको बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल से संबंधित फंडिंग। क्लिनिकल ट्रायल्स एंड रिसर्च कर लीजिए, रिसर्च फंडिंग एक ये वाली होती है। एक को बोलते हैं सोशल फंडिंग। सोशल फंडिंग में NGOs को, ह्यूमन राइट्स, इस तरह की जो 1000 चीजें हैं, उसके लिए जो फंडिंग है उसको बोलते हैं सोशल फंडिंग, सामाजिक अनुदान। आमतौर पे अनुदान के रूप में रहता है
चौथा एक है इलीगल फंडिंग। पहली तीन फंडिंग जो है वो आमतौर पर बैंक के थ्रू आती हैं, ट्रांजेक्शन होती हैं, दिखती हैं, और उन ट्रांजेक्शन को सरकार चाहे तो चेक कर सकती है, अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकती है। चौथी फंडिंग होती है चोरी छिपे, और हवाला भी हो सकता है, हवाला भी एक तरीका है। आप लोगों ने कभी हवाला होते हुए देखा है कैसे होता है? आप में से कितने लोग हवाला, मतलब इकोनॉमिक्स की क्लास में क्या पढ़ा मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आप में से कितने लोग हवाला समझते हैं क्या होता है हवाला ठीक से, कि कैसे वो चीजें मैनेज की जाती हैं? हवाला ये इंटरनेशनल होता है या डोमेस्टिक भी होता है? खूब होता है। मतलब हर शहर में सारे बैंकों के समानांतर एक बैंक चलता रहता है, जो दुकानों के अंदर, घरों के अंदर चलता है, वहां से हवाला होता है। तो इंटरनेशनल फंडिंग में हवाला की भूमिका बहुत ज्यादा रहती है। सिंपल है, देखिए जैसे जैसे दिल्ली में एक व्यक्ति है, दूसरा मुंबई में है, इनके बीच में बिजनेस होता है। दिल्ली के व्यक्ति को मुंबई पहुंचाना है 1 करोड़ रुपए। मुझे परेशानी कि मैं 1 करोड़ रुपए लेकर ट्रेन से गया, वो नींद आ गई बीच में और कोई ले गया तो क्या होगा? या किसी ने बंदूक दिखा दिया, या पुलिस ही आ गई, स्टेट ही आ गया, सब खत्म हो जाएगा। चेक से दे नहीं सकता क्योंकि ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी समझते हैं ना, ब्लैक तो नहीं होती है ना, तो कैसे लेके जाए? टैक्स पे किया नहीं उस पर। तो सिंपल तरीका है, कई लोगों को दिल्ली से यहाँ भेजना है, कहीं को यहाँ से वहाँ भेजना है, तो बड़ा सिंपल है। तो दिल्ली से जिसको भेजना है, मुंबई में जिसको पास भेजना है ना, वो दिल्ली में एक कारोबारी के पास जाएगा जो ये काम करता है। इस कारोबारी एक्स का पार्टनर X1 वहां काम करता है, बस ये जाएगा एक्स के पास कि मुझे ये 1 करोड़ रुपए मुंबई भेजने हैं। वो पूछेगा किसके पास, उन्हें मतलब नहीं किसके पास भेजा है। वो कहते हैं कि काम करो, जिसको देना है उसके पास 10 रुपए का नोट होना चाहिए, उसे नंबर हमें बता दो। अब ये बताएगा, उससे पूछे तुम्हारे पास कौन सा नोट है, 10 का, 100 का, जो भी आमतौर 10 का चलता है। फिर वो 10 के नोट की फोटो भेजेगा, ये इसको फोटो दिखाएगा कि ये नंबर है। अब बड़ा सिंपल है, इसने 1 करोड़ रुपए लिया दिल्ली में यहाँ से, और बॉम्बे वाले को बोल दिया कि ये वाला नोट जो भी लेके आए उसको 1 करोड़ रुपए दे देना। ये हवाला है, उस नोट के हवाले से ये पैसा दिया जाएगा। वो आदमी के 10 का नोट, वो 10 का नोट उस समय 1 करोड़ रुपए का ध्यान रखना है। अगर गलती से वो जेब कट गई और 10 का नोट चला गया उस समय वो 10 का नोट नहीं है, उस समय 10 का नोट बहुत महंगा है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, नोट फाड़ लेते हैं और नंबर वाला इलाका जो है उतना हाथ में रखते हैं बस, कि कोई जेब भी ना काटे, उसको क्या ले जाएगा, और फिर उसको ले जाके दिखाते हैं, उतना हिस्सा दिखाते हैं, उसके बदले उनको पोटली मिल जाती है और इससे ट्रांजेक्शन हो जाती है। और इसके बदले एक ट्रांजेक्शन अमाउंट ये लोग लेते हैं, मेरे ख्याल से 0.1% के आसपास की। 1 करोड़ दिया तो उसमें 10,000 रुपए या 20,000 रुपए इनका हुआ, ये ट्रांजेक्शन मुकम्मल करवाने के लिए। ये डोमेस्टिक है। ब्लैक मनी टिकी हुई है हवाला कारोबार पर, और एक मनी लॉन्ड्रिंग, आज हम थोड़ा सा समझेंगे मनी लॉन्ड्रिंग कैसे, इसमें कैसे होती है फंडिंग में। और दूसरा जो हवाला है वो इंटरनेशनल में और ज्यादा काम करता है, और कई बड़े उद्यमियों का काम ही है। वो क्या करेंगे, एक ऑफिस दिल्ली में, एक न्यूयॉर्क में, एक लंदन में, एक दुबई में, 4 ऑफिस हैं। बाहर बोर्ड कुछ भी लगा हो, अंदर काम चलता है हवाला का सिर्फ। उनका काम सिर्फ ये है कि इस मुल्क से पैसा वहां भेजना है, वहां से वहां भेजना है, हवाला होगा, ट्रांजेक्शन हो गई, उसी में जो ट्रांजेक्शन फी उनको मिलती है उससे उनका सारा काम चलता है। तो इंटरनेशनल फंडिंग में ये जो इलीगल फंडिंग है, इसमें हवाला कारोबार की भूमिका बहुत ज्यादा रहती है, और दुनिया की कोई सरकार कितना भी जोर लगा ले इसे खत्म तो नहीं कर सकती, कम कर सकती है। टेरर फंडिंग इलीगल फंडिंग का ये हिस्सा हो जाएगा, जब आएंगे ना तो उसमें टेरर फंडिंग को बीच में लेके आएंगे, ठीक है। कम कर सकते हैं। जिस दिन नरेंद्र मोदी का सपना पूरा हो गया प्लास्टिक मनी वाला, कि लोग कैश देखना ही भूल जाएं, लोग कहें कि 2000 का नोट आता है क्या आजकल, अच्छा नोट भी आते हैं, यानी जिस दिन सारी ट्रांजैक्शंस होने लगी पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग या बायोमेट्रिक सिस्टम से, और कैश का आदान प्रदान ही होना बंद हो गया। रिक्शा पे बैठे, रिक्शा पे पेटीएम वाला है, अपने घर से पेटीएम के पैसे चले गए उसके पास, हर रिक्शा पे बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ है, बैठे बैठे में दबाया, पैसे चले गए आपके उसमें। जिस दिन वो स्थिति आएगी कि सब्जी वाला है, टिंडा के ऊपर निशान बना हुआ है, उंगली लगाई, टिंडे की पेमेंट हो गई, जिस दिन वो स्थिति आ गई उस दिन हो सकता है ब्लैक मनी खत्म हो, उससे पहले तो हवाला किसी सरकार के बस की बात नहीं है समाप्त करना। हाँ, कम कर सकते हैं। चलो, 4 फंडिंग हो गई। अब इन चारों फंडिंग्स में इश्यूज क्या क्या उसको नोट करना शुरू कीजिए। पहले इस पर आ जाइए, क्राइसिस फंडिंग या डेवलपमेंट फंडिंग। देखो, जो क्राइसिस फंडिंग है, डेवलपमेंट फंडिंग है, आमतौर पर किससे किसको होती है? देखो, ये होती है टू गवर्नमेंट। जब किसी देश की सरकार किसी संकट में फंस जाए, या उसे कुछ करना है, डेवलपमेंट का काम करना है, किंतु डेवलपमेंट का काम करने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। आपको ये पता है कि हजारों ऐसे काम सरकार कर सकती है जिसमें अगर उसके पास पूंजी हो तो रिटर्न तो आ ही जाएंगे, बस एक बार पूंजी उसको मिल जाए काम करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हाईवे होता है, एक हाईवे बनाना है, उसमें खर्चा मान लीजिए 500 करोड़ का है। राज्य सरकार गरीब है ही नहीं पैसे उसके पास, पर राज्य सरकार को ये पता है कि ये हाईवे जैसे ही बनेगा टोल टैक्स कलेक्शन कर लेंगे, साथ में उस हाईवे बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स बन जाएंगे, रेस्टोरेंट्स बनेंगे, पेट्रोल पंप बनेंगे, बीच में कुछ मॉल खड़े हो जाएंगे, 1-2 शहर बस जाएंगे अगर वो खेतों के बीच में से गया है। तो 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से सरकार अगले 5-7 साल में शायद 5000 करोड़ भी कमा लेगी, पर उसकी शर्त है कि पहले 500 करोड़ तो, वो 500 करोड़ कहाँ से आए? तो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। नरेंद्र भाई मोदी चाह रहे थे कि ट्रेन बहुत स्पीड से पहुंचे अहमदाबाद से मुंबई, अहमदाबाद से निकल तो गई है, मुंबई से पहले रुक गई है अभी। तो उसका पर्पस क्या था? इतना महंगा प्रोजेक्ट है, लोग कह रहे कि क्या बकवास है, इतने पैसे से ये हो जाता, वो हो जाता, और इस पैसे को निकालोगे कैसे? तो ऐसा पैसा जो निकलता है वो एक दिन में नहीं निकलता, वो निकलता है आराम से, और निकलता है धूमधाम से निकलता है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट ऐसा है कि उसमें कई स्टेशन बनेंगे, कई शहर विकसित होंगे उसके आसपास, जिसमें समय लगेगा। और जिस दिन आप कल्पना कीजिए 8-10 शहर जैसे विकसित हो गए उस रूट के आसपास,
फिर उस पूरी इकोनॉमी से जो रेवेन्यू कलेक्शन आएगा उसके सामने प्रोजेक्ट तो बहुत छोटी चीज है, उस प्रोजेक्ट को कौन पूछेगा उसके बाद। और जो विरोध करने वाले वो टिकट का पैसा काउंट कर रहे हैं, कितना टिकट का पैसा, इतना प्रोजेक्ट भाग टिकट, इतने की टिकट पड़ेगी। ये गधेपन के कई प्रकार माने गए हैं देश में। एक प्रकार ये भी होता है किसी प्रोजेक्ट का प्रॉफिट लॉस का अनुमान केवल उसकी टिकटिंग से करना, ये गधेपन का। दिल्ली मेट्रो की कमाई का बड़ा हिस्सा उन विज्ञापनों से आता है जिन विज्ञापनों से उनका कोई प्राथमिक संबंध नहीं है। किसी भी सिनेमा हॉल की कमाई का कम से कम 40% हिस्सा उसी कैंटीन से आता है, न कि फिल्म दिखाने से आता है। और यदि कोई फिल्म के टिकट के बेस पे काउंट करने लगे कि सिनेमा हॉल चलेगा या नहीं, ये गधेपन के भांति भांति के प्रकार माने गए हैं, उनमें से एक प्रकार वो भी होता है। तो डेवलपमेंट फंडिंग का मतलब हुआ टू गवर्नमेंट, लेकिन इसको ये फंडिंग देगा कौन? ये देने वाले एक हो सकता है किसी देश की गवर्नमेंट हो सकती है, इसका एक स्टेटस सिंबल भी होता है, कई बार देना पड़ता है। ऐसा कई बार होता है कि भारत ने किसी बड़े देश से पैसा उधार लिया। एक बार तो न्यूज में एक साथ बड़ी हंसी भी आई थी, अमेरिका ने भारत सरकार को 2000 करोड़ रुपए की राशि उधार दी है आज ही। और अगली न्यूज क्या है? भारत ने बुरुंडी को 200 करोड़ की राशि उधार दी है। तो क्या होता है, अपने अपने हैसियत के हिसाब से लोग करते, लेन देन चलता ही रहता है, क्या करें, अपनी छवि तो बनानी है हर जगह। तो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनमें से कौन सा है? मुख्य रूप से IMF और वर्ल्ड बैंक। ये सब रेयर केसेस में ऐसा होता है किसी प्राइवेट बॉडी से किसी सरकार को फंडिंग मिले। ये तब होता है जब क्राइसिस बहुत ही गहरा हो और कोई दूसरा रास्ता ना बचा हो। भारत की सरकार तो काफी ताकतवर सरकार है, तो भारत सरकार तो ऐसा नहीं करेगी, लेकिन कोई गरीब देश फंस जाए तो वो किसी दूसरे देश के बड़े प्राइवेट ग्रुप से भी उधार मांग सकता है, क्योंकि उसको अपने संविधान के हिसाब से करना है। अगर उसे संविधान में ऐसा प्रावधान है तो वो करेगा, उसे रोक नहीं सकता है। तो सरकार से सरकार को, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सरकार को और प्राइवेट बॉडी से सरकार को, 3 तरह की फंडिंग है। इस फंडिंग में इशू क्या होता है? देखो, अगर कोई पूछे इसमें नैतिक इशू क्या है, तो केवल एक इशू इसमें है और उसे बोलते हैं कंडीशनैलिटी। कंडीशनैलिटी का मतलब ऐसी शर्तों का होना या अनुचित शर्तों का होना एकमात्र नैतिक समस्या है। मतलब इसकी व्याख्या में कई बातें आ जाएंगी, लेकिन मूल समस्या जो मानी जाती है, अनइथिकल जो इशू है, वो है कंडीशनैलिटी। देखो, जब भी कोई आपसे उधार मांगेगा तो आप कोई ना कोई कंडीशन तो लगाएंगे उधार देने में। अगर कोई कंडीशन ना लगाए तो भी एक एहसान की कंडीशन तो है ही। एहसान तो चढ़ जाता है सिर के ऊपर अगर किसी से आप उधार लेंगे तो। कुछ लोग थोड़े ज्यादा क्रूर होते हैं, वो उधार देने से पहले बहुत सारी शर्तें लगाते हैं। जैसे IMF अगर किसी को शर्त देगा, IMF कब देता है? मतलब डेवलपमेंट क्राइसिस में, और वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट के लिए। अगर कोई देश क्राइसिस में फंसा हो तो आमतौर पे IMF और वर्ल्ड बैंक, या डेवलपमेंट का मामला वर्ल्ड बैंक, तो उससे जो छीन लेते हैं वो छीन लेते हैं उसकी सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी एक बहुत ही अमूर्त वस्तु है जो दिखाई नहीं पड़ती कहीं भी, लेकिन कहते हैं कि है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि किसी देश को अपने भूभाग के भीतर कोई भी फैसला लेने का अंतिम हक अपने पास ही है, ये संप्रभुता है। तो भारत के बारे में कोई भी फैसला भारत की सरकार लेगी, किसी और देश की सरकार को ये हिम्मत नहीं है कि भारत के बारे में फैसला ले सके। ये सैद्धांतिक बात है, व्यावहारिक बात नहीं। भारत की सरकार भारत के बारे में या भारत के बाहर के बारे में कुछ भी फैसला ले लेगी, मजाक थोड़ा है। इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। अमेरिका तक की सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो कुछ भी फैसला कर ले, अमेरिका में या अमेरिका के बाहर। किसी और देश का तो सोचिए ही मत। इसलिए पॉलिटिकल फिलोसफी में आजकल एक प्रश्न आता है खूब, संप्रभुता की धारणा अब सिर्फ एक धारणा है, वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं बचा है। क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जैसे काम करती है आजकल, ये संभव नहीं है कि एक देश बाकी देशों से स्वतंत्र होकर फैसले कर सके, ये बहुत मुश्किल काम है। तो संप्रभुता एक सैद्धांतिक बात है, लेकिन हमसे सम्मान तो होना ही चाहिए। अब संप्रभुता ये है कि देश अपने फैसले खुद करेगा। अमेरिका से लोन मांगा है बुरुंडी ने, बुरुंडी कह रहा है कि अंकल कुछ पैसे दे दो, खाने को पैसे नहीं है, बहुत दिक्कत आ रही है। और डोनाल्ड डक अंकल कह रहे हैं कि 3 दिन रुको, सोचने दो, तब तक सुलेमानी को मार लेता हूँ, फिर तुमसे बात करूंगा। ये कह रहे हैं कि 2.5 दिन का ही बचा है मेरे पास, तुम 3 दिन सोचने के लिए मांग रहे हो, 2.5 दिन का बचा हुआ है। अब डोनाल्ड डक जिस तरह से बात करेगा उसमें कंडीशन आएंगे नहीं आएंगे, जब पता है सामने वाला फंसा हुआ है तो डोनाल्ड कहेंगे कि भाई ऐसा बुरुंडी, फिर एक काम करो, संविधान है तुम्हारे पास? बोला हाँ है, उसको चेंज करो और उसमें कुछ वाक्य लिखवाओ, हम भेज रहे हैं वाक्य आपको, वो वाक्य उसमें लिखवा देना। मार्केट खोल दो अमेरिका के लिए, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अमेरिका के लिए खोलनी पड़ेगी। तुम्हारे यहाँ जो पेट्रोलियम का सारा काम है अमेरिका देखेगा, कंस्ट्रक्शन का सारा काम अमेरिका देखेगा, माइनिंग है, मिनरल्स है, वो सारा काम अमेरिका की कंपनियां ही देखेंगी। हवाई जहाज केवल अमेरिका के ही उड़ेंगे, बोइंग वाले जो उड़ते भी हैं और गिर भी जाते हैं, लेकिन उड़ेंगे वही वाले, कोई और नहीं, एयरबस नहीं आएगा, आएगा बोइंग ही। और इसके अलावा हथियार की जरूरत पड़ती है, बोले नहीं युद्ध नहीं होता, बोले वो हम करवा देंगे, चिंता ना करो। तुम ये भी लिखो कि जो भी हथियार खरीदोगे अमेरिका से ही लोगे। ये सारी की सारी चीजें या तो संविधान में लिखो या एक्ट पारित करो, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुला के ले आना, वही हाँ भरेंगे तब करेंगे। एक्ट पास करो, उस पर PIL करवाओ, सुप्रीम कोर्ट से कहलवाओ कि एक्ट ठीक है, उसके बाद पैसे देंगे। बुरुंडी 3 दिन में सारा काम कर देगा, क्योंकि 2.5 दिन के पैसे बचे। उस दिन एक्ट पास होगा, उसी दिन शाम को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अगले दिन स्पेशल हियरिंग फुल बेंच की होगी, शाम तक फैसला आएगा और फैसले में क्या आएगा कि बुरुंडी की सरकार संप्रभु है और संप्रभु सरकार ऐसी पॉलिसी बना सकती है, और फुल बेंच का समर्थन होगा, जिससे बड़ी बेंच बनी नहीं सकती उसके बाद ऐसा। और इस प्रकार बुरुंडी ने 6 महीने के राशन के लिए अपनी संप्रभुता गिरवी रख दी। ये होता है। ये केवल अंतरराष्ट्रीय मामलों में होता है या अंतरवैयक्तिक मामलों में भी होता है? गांव में जब किसान साहूकार के पास जाता है तो भी संप्रभुता ही तो गिरवी रखता है कि यार सादे कागज पे अंगूठे की टीप लगवा देते हैं, उसके ऊपर कुछ भी लिख देते हैं बाद में। ये अंतरराष्ट्रीय मामला, अंतरराष्ट्रीय संबंध मानवीय संबंध जैसे तो होते हैं, जैसे संबंध मानवों के हैं वैसे अंतरराष्ट्रीय संबंध है। तो पहली बात तो है कि सोवरेनिटी इसमें खत्म होने का खतरा होता है। सोवरेनिटी खत्म होने का एक मतलब ये होता है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उन पर असर बहुत ज्यादा आता है। जब भारत में मनमोहन सिंह की सरकार
लेके आई थी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। तो उस समय बीजेपी ने खूब कहा था कि ये गिरवी रख दी संप्रभुता, अमेरिका के सामने ये कर दिया वो कर दिया। फिर जब वो सत्ता में है तो बोले कि गिरवी और अच्छे से हम रखना जानते हैं, तो हम ठीक से नहीं रख पाए थे, हम और अच्छे से रखेंगे। और फिर जब कांग्रेस है तो उसने और अच्छे से रखा। तो कॉम्पिटिशन है, कौन ज्यादा रखेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है ना अंतर्राष्ट्रीय दबाव को झेलना। विपक्ष में होकर आप कुछ भी बोलते रहिए, जब सरकार बनाएंगे चलाएंगे तब समझ में आता है कि चलाना कितना मुश्किल है। हल्ला मचाना बड़ा आसान काम है, सरकार चलाना मुश्किल काम है। और जब चलाएंगे, जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव आएंगे तब समझ में आता है कि उनको हैंडल करना कितना कठिन है। दूसरा होता है सेना से संबंधित पॉलिसीज। जैसे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, उसके पास संप्रभुता नाम की वस्तु एक जमाने में हुआ करती थी। अजीब हाल है, अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर ओसामा को ढूंढा, अपनी एयरफोर्स के कुछ लोगों से नेवी सील के माध्यम से एक्शन कर लिया, ओसामा को मार दिया, उसको उठा के पाकिस्तान के बाहर ले गए। और पाकिस्तान से पूछो, कह रहे हमें कुछ नहीं पता ये कैसे हुआ, हमें नहीं पता, और हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अजीब हाल है। और अमेरिका इराक की राजधानी के एयरपोर्ट के पास ईरान के एक जनरल को अपने बम से मार रहा है, ईरान के आदमी को इराक में मार रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। ना इराक क्यों कर सकता है, ना ईरान को छेड़ पा रहा है, वो बदहवासी की हालत में है। सोचे किसी को तो मारना नहीं, चलो प्लेन जा रहा है उसी को मार देते हैं, क्योंकि ताकत है नहीं उतनी। अब ईरान उसके बाद से इराक पे हमले कर रहा है अमेरिकी ठिकानों पर। इस पूरे मसले में इराक से पूछे कि तुम क्या हो, तुम्हारे घर में अमेरिका ने मार दिया, तुम्हारे घर में ईरान के लोग मारे जा रहे हैं, क्या संप्रभुता बची है। और सबसे बुरा होता है किसी देश को किसी दूसरे देश में अपना सैन्य हवाई अड्डा या सैन्य बेस बनाने की परमिशन जब मिल जाती है। जैसे इराक में अमेरिका का सैन्य बेस है, पाकिस्तान में सैन्य बेस है, उसके बाद इसका मतलब है कि संप्रभुता आधी मात्रा में हमने सीमित कर ली है। तो पहली बात आप बताएंगे कि क्राइसिस फंडिंग और डेवलपमेंट फंडिंग में सबसे बड़ी समस्या ये है कि उससे देशों की संप्रभुता खतरे में आती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज खतरे में आती हैं, पर्यावरण से संबंधित नीति खतरे में आती हैं, सेना से संबंधित पॉलिसी खतरे में आती है। और इसलिए एक नैतिक मुद्दा है। इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे हों जो संकट में फंसे देशों या सरकारों को बिना कंडीशंस के फंडिंग करें, ताकि किसी देश की संप्रभुता खराब हो। पर यह समाधान उतना ही किताबी है जितना किताबी आमतौर पे हमें लिखना होता है यूपीएससी में, उतना ही किताबी समाधान है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन इतनी पूंजी इकट्ठी करे, संकट में फंसी सरकारों की मदद करे, ये पूंजी आएगी कहां से? विकसित देश, वही 5-7, वो 5-7 देश पैसा देंगे तो क्यों देंगे? वो पूंजीवादी देश है, वो गांधीवादी नहीं है। उनको अपने एक एक पैसे का हिसाब करना आता है। वो कहेंगे हम फंड क्यों देंगे, वे नहीं दे रहे, तो गरीब देश मिलकर फंड इकट्ठा कर ले, बांटे आपस में। गरीब देश के पास फंड ही नहीं है, कहां से इकट्ठा करेंगे? एकदम किताबी समाधान है। पर यूपीएससी वालों को पता है समाधान नहीं हो सकता, फिर भी उससे समाधान बताइए, तो आप भी क्या करेंगे? आपके अंदर ले किताबी समाधान दे देते हैं हम भी। और समाधान ये कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे बने जो संकटग्रस्त देशों की मदद करें या डेवलपमेंट में मदद करें, और उसमें ऐसी कंडीशंस ना लगाएं, बल्कि विन विन सिचुएशन करें। देखो, सबसे बुरी जो स्थिति है फंडिंग में, हो सकता है आपके ऊपर भी हो गया हो, पता ना चला हो, इसे बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल या क्लिनिकल रिसर्च। डॉक्टर्स या मेडिकल साइंस की दुनिया का सबसे स्याह पक्ष यही है, सबसे बुरा पक्ष यही है। मैंने आपसे कहा था कि एमडी करने के लिए 2 करोड़ के आसपास की डोनेशन आमतौर भारत में सामान्य डोनेशन है, और उसके बाद एमबीबीएस भी किया ही है। जो आदमी 8-9 साल लगाएगा और करीब 3 करोड़ 4 करोड़ का निवेश करने के बाद डॉक्टर बनेगा, आप समझ सकते हैं कि उसके ऊपर कितना पैसा कमाने का दबाव है। और फिर कई लोग क्या बोलते हैं, दिन भर में 20 क्लाइंट आ जाएंगे, सबसे 1000 रुपये लेगा, 20,000 हुआ, महीने का 6 लाख हुआ, किराया निकालो, ये निकालो, वो निकालो, 3 लाख बचा, 3 लाख साल भर में 36 लाख कमाया, कमाना है 6 करोड़ तो नुकसान ही किया हुआ है, इसका इंटरेस्ट भी जोड़ते जाओ तो जिंदगी भर तो उसी में निकल जाएगा इसका। ये वैसे ही लोग हैं जो बुलेट ट्रेन की परियोजना का मूल्यांकन टिकट की खरीद से कर रहे हैं, जो टिकट से प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करते हैं, वैसे लोग हैं। सेकंड जो एस्पेक्ट है वो है क्लिनिकल ट्रायल, जो मेडिकल साइंस का है। उसमें क्या होता है, देखो ध्यान से देखो। आप जो दवाई खाते हो वो दवाई बनती कैसे है? दवाई या दवाइयों से जुड़े हुए और चीजें, जैसे कोई इम्प्लांट है, कोई ऐसी चीज बनाई है कि जैसे किसी की नी सर्जरी होनी है तो उसमें हमने जो उसका नी का जो पार्ट खराब हुआ, कार्टिलेज खराब हुई मान लीजिए, और हमने तय किया कि नी की रिप्लेसमेंट करनी, तो रिप्लेसमेंट किस चीज से करेंगे? किडनी तो है नहीं, किसी की निकाल लगा दी। उसमें तो ये है कि नकली नीज बनेंगे, नकली पार्ट्स बनेंगे, उनको इसमें इम्प्लांट करना है, वो कैसे बनेंगे? एक्सपेरिमेंट्स होंगे बहुत सारे। बायो मेडिकल साइंसेज में, बायोटेक्नोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स की गति इसलिए इतनी कम है कि उनका प्रयोग करना पड़ता है ह्यूमन बींग्स पे। इलेक्ट्रॉनिक्स में गति बहुत तेज रहती है। आज अगर टीवी लेंगे 3 महीने बाद पता चलेगा वो टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गई है, नई तकनीक आ गई टीवी की। ये बायोटेक में नहीं होता है, उसमें समय लगता है, क्योंकि रिसर्च बहुत मुश्किल है, बहुत महंगी रिसर्च है। तो दवाई प्लस जो अन्य वस्तुएं हैं, जो दवाइयों जैसी वस्तुएं हैं, उन सब की जो रिसर्च होती है, ये रिसर्च कैसे होती है, इसके बारे में अनुमान रहना चाहिए। क्योंकि हम सब किसी न किसी मात्रा में गिनी पिग बन चुके होंगे अब तक, और शायद बन भी रहे होंगे, भी बन रहे होंगे, पता नहीं चलता है कैसे होता है सब। जैसे एक दवाई बनी है, मेडिसिन बनी है, अमेरिका के लोगों को खानी है मेडिसिन, तो अमेरिका के लोग सबसे महंगे लोग हैं दुनिया में, उनके ऊपर प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि उनके सिर पे बैठे डोनाल्ड डक, वो सुनिश्चित करता है कि प्रयोग बाकी दुनिया पे हो और हमारे लोग मस्त रहें, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करेंगे? तो प्रयोग की शुरुआत करते हैं चूहों से, जिसको गिनी पिग कहते हैं। गिनी पिग में जो पिग है ना, केवल नाम नाम का है, दरअसल ये चूहा है, ठीक है। तो चूहों की एक खास वैरायटी, जिसका बायोलॉजिकल सिस्टम ह्यूमन बींग्स के बहुत नजदीक है, और उस पर एक्सपेरिमेंट करके हम कम से कम हाइपोथेसिस के स्तर पे आ जाते हैं कि ये दवाई मनुष्य में कैसा काम करेगी, उनको बोलते हैं गिनी पिग्स। तो क्लिनिकल रिसर्च में गिनी पिग्स का कारोबार बहुत बड़ा कारोबार है, उनको मंगवाया जाता है, उनमें रिसर्च की जाती है, उससे जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बेस पे सेकंड स्टेप आता है। जब 50, 100, 200, 500 गिनी पिग जब मर जाते हैं, उसके बाद दवाई जब ठीक काम करने लगती है, जैसे दवाई बनाई,
लग रहा है कि ठीक काम करेगी, उसको खिलाया चूहे को, पता लगा उसे कैंसर हो गया, तड़प रहा है ऐसे बिजली के करंट की तरह से। कहते प्रयोग सफल नहीं हुआ, वो तो लग ही रहा है, ये प्रयोग सफल नहीं हुआ, हेंस डिस्प्रूव्ड। और वो हिले जा रहा है कि मेरा तो कुछ करो, मेरे ऊपर तो प्रयोग कर दिया आपने। तो फिर अंत में क्या करते हैं, उसको शांत करने के लिए क्लोरोफॉर्म से उसको मार देते हैं, या किसी तरह से यूथनेशिया कर देते हैं उसका। ठीक करते हैं, गलत करते हैं? जब ऐसी हालत हो ही गई है तो यूथनेशिया से ही कम से कम मुक्ति धाम ठीक से पहुंचे व्यक्ति या प्राणी जो भी है। फिर दवाई में इंप्रूवमेंट करते हैं कि ऐसे हिल रहा था तो इस वजह से हिल रहा हुआ, ये जो थोड़ा ज्यादा हो गया था ना, इसे थोड़ा कम किया, नया सॉल्ट बनाया, फिर दवाई बनाई, फिर चूहे को खिला दी। इस बार देखा चूहा 3 दिन ठीक रहा, चौथे दिन तड़पा जोर से मर गया, फिर रिजल्ट आता है हेंस डिस्प्रूव्ड, फिर नया प्रयोग। ऐसे करते करते 300-400 चूहे मरने के बाद दवाई ऐसी बनती है जिसपे चूहे ठीक रहते हैं। चूहे को बुखार हुआ, खिलाई, चूहा ठीक हो गया। फिर डॉक्टर कहते हैं कि चूहा ठीक हो गया बुखार से, इससे हमारा इंसान भी ठीक हो सकता है। लेकिन हो सकता है, हो जाएगा नहीं, क्योंकि इंसान ठीक होगा नहीं, इंसान पे पता लगेगा। लेकिन चूहों पे प्रयोग करके पूरा संभावना बना देते हैं कि हाँ अब इसका नुकसान न्यूनतम होना चाहिए। तो अभी हमारी दुनिया में चूहाधिकार धारणा है नहीं, इसलिए क्योंकि चूहाधिकार नाम की धारणा नहीं है, इसलिए चूहों की तरफ से कोई ऐसा रिसेंटमेंट या कोई मूवमेंट अब तक हुआ नहीं है कि अखिल विश्व चूहा महासंघ इसमें कोई एक आंदोलन करे, ऐसा हुआ नहीं है। तो जब गिनी पिग का काम पूरा होता है फिर ढूंढते हैं गिनी मानव को। गिनी मानव नहीं होता, मानव ही होता। मैं आपको उसके रोमांच के लिए बता रहा हूँ, गिनी मानव। ऐसे मनुष्य जिनको गिनी पिग की तरह इस्तेमाल किया जा सके, चूहों की तरह इस्तेमाल कर सके, ऐसे मनुष्य ढूंढे जाते हैं। ऐसे मनुष्यों की खेती होती है अफ्रीका और एशिया में, क्योंकि जहां गरीबी ज्यादा है वहां ऐसे लोग ज्यादा है, सीधी सी बात है। और उन्हीं गरीब देशों में हमने अपनी भी एक बुलंद पहचान रखी हुई है कि हम भी ऐसे गरीब देश हैं, हमारे यहाँ भी पैसा कर सकते हैं। अब क्या होगा, अमेरिका की कंपनी को ये काम सरकार नहीं कर रही है, अमेरिका में प्राइवेट कंपनी ये सब काम करती है। अमेरिका में प्राइवेटाइजेशन का बड़ा जोर है, वहां मतलब उपग्रह भी प्राइवेट कंपनी छोड़ देती है। यहाँ तो बस भी चलती है प्राइवेट कंपनी की, तो 4 हवलदार रास्ते में खड़े होते हैं पैसा वसूलने के लिए। वहाँ प्राइवेटाइजेशन का ऐसा स्कोप है कि उपग्रह भी आप उड़ा लीजिए, कोई बात, स्पेस टूरिज्म करना करो, प्राइवेट कंपनी से करो। तो बायोमेडिकल साइंस तो बहुत छोटी बात उनके लिए। अब क्या है कि उस बड़ी कंपनी को चाहिए कुछ ऐसे सैंपल्स, ह्यूमन बींग्स जिन पर एक्सपेरिमेंट हो सके। और अमेरिका की हालत ऐसी है ह्यूमन राइट्स की, अगर आपने किसी व्यक्ति को बता के उससे पूछ के एक्सपेरिमेंट किया और तब भी गलत हो गया और उसने केस कर दिया मेडिकल नेग्लिजेंस का, फिर जो राशि मिलती है वो राशि भारत के लोग सुन के सोचते काश हमें हो जाता है। ऐसी राशि मिलती है कि 9,000 करोड़ रुपए की राशि कोर्ट ने आदेश दिया इस कंपनी को कि इस व्यक्ति को प्रदान करे, क्योंकि इसको ट्रॉमा से गुजरना पड़ा है। भारत के लोग चाहते हैं कि ट्रॉमा हमें हो जाता है, अगर इतनी राशि मिल सकती है तो हमें सुपर ट्रॉमा हो जाए, लेकिन कम से कम इतनी राशि तो मिले। तो इसलिए अमेरिका की कंपनी क्या करती है, विकसित देशों में उनको ऑप्शन मिलता है तो भी कोशिश करती है कि वहां प्रयोग नहीं करें, क्योंकि वहां कीमत बहुत ज्यादा है। गरीब देश ढूंढते हैं, जैसे भारत को ढूंढ लिया। फिर भारत की पॉलिसी देखती हैं कि अगर भारत की पॉलिसी ये है कि हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स रिसर्च कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कंपनियां उन हॉस्पिटल्स से टाई अप कर लेती हैं, लीगल टाई अप कर लेती हैं कि हम जॉइंट वेंचर में काम करेंगे, पैसे का निवेश हम करेंगे, टेक्नोलॉजी का निवेश हम करेंगे, तुम बस इंसान ढूंढ के लेना थोड़े से जिनमें प्रयोग कर सकते हैं। अगर कानून मना करता है तो ये कंपनी अपनी सरकार से बोल के उस गरीब देश की सरकार पे दबाव बना के क्राइसिस फंडिंग करवा के पॉलिसी चेंज करवा लेती हैं पहले, और उस नई पॉलिसी में मेडिकल कंपनियां यहाँ की कंपनी से टाई अप कर लेती हैं, और फिर खुला खेल फर्रुखाबादी शुरू होता है। उसमें 2 तरीके हैं। एक मेडिकल ट्रायल होता है जो बता के किया जाए, क्लिनिकल ट्रायल या रिसर्च। एक तो होता है बता कर किया जाए, ये तो ईमानदार मामला है। इसमें क्या समस्या आती है बाद में देखेंगे। दुख ये है कि क्लिनिकल ट्रायल्स का बड़ा हिस्सा बिना बताए किया जाता है, चुपके से या बिना बताए। जैसे बहुत सारे चूहों पे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, इनिशियल कुछ मनुष्यों पे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। अब कंपनी ने डॉक्टर से बात कर ली, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिक में जाएंगे तो दिन में 1-2 घंटे का समय होता है जहां चमड़े के बैग वाले 7-8 लोग बाहर खड़े होते हैं एक साथ, जिनको एमआर कहते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और डॉक्टर के पास समय बहुत कम होता है, पर उनके लिए 1 घंटा निकाल लेता है, दिन में 1 या 2 घंटे निकाल लेता है। और रोज ही आते हैं, आज ये वाले 6 हैं तो कल वो वाले 6 होंगे, वो वाले कंपनी के आते रहते हैं। उनका काम क्या है, जैसे दवाई एक है पैरासीटामोल, खानी वही है। जनरिक खाओगे तो भी बुखार उतरेगा, क्रोसिन खाओगे तो भी बुखार उतरेगा, कालपोल खाओगे तब भी बुखार ही उतरेगा, कुछ और तो उतर जाएगा उससे, बुखार ही उतरेगा। पर आप पैरासीटामोल खरीदने के लिए गए तो आपने क्रोसिन खरीदी या कालपोल खरीदी या कोई और खरीदी, इससे एक कंपनी का भविष्य तय होता है, कंपनी की ब्रांडिंग है। क्रोसिन तो पर्यायवाची हो गया ना पैरासीटामोल के। लोग क्या बोलते हैं, इसको किसी कंपनी की क्रोसिन मंगवा दो। डिटोल जैसे है, एक प्रोडक्ट का नाम है किंतु वो एक कंसेप्ट का नाम बन गया है। एंटीसेप्टिक नहीं बोलते, डिटोल बोलते हैं। दुकानदार कह रहे कि सेवलॉन ले जाओ, नहीं, वो कह रहे डिटोल ही है, दूसरी कंपनी डिटोल है। तब समझ में आती है, अच्छा दूसरी कंपनी का डिटोल है, जबकि डिटोल एक कंपनी का एंटीसेप्टिक है। और वो नाम इस तरह से बैठ जाता है दिमाग के अंदर कि हम एक प्रोडक्ट नेम को रिप्लेस करते हैं दूसरे प्रोडक्ट नेम से, जो मेडिकल साइंस में खूब है। अब दवाई की कंपनी ने डॉक्टर्स को खूब लुभाते हैं, रिझाते हैं कि देखिए आपको दवाई का नाम लिखना है, लेकिन पैरासीटामोल में तो कई ऑप्शन हैं, आप क्रोसिन का नाम लिखें, इसके लिए आपकी क्या कीमत है। मतलब ऐसे सीधे नहीं बोलते, घुमा के उसको बोलते। फिर पैकेज होता है, आप बस दवाई का नाम बोलिए और साल में एक बार आपको पूरे परिवार के साथ स्विट्जरलैंड का टूरिज्म पैकेज।
और परिवार में कौन कौन जाएगा हमसे पूछेंगे नहीं, अब जिसका नाम बताएंगे परिवार मान लेंगे, उसको चिंता मत कीजिए। 2 लोग हों, 4 हों, 8 हों, कुनबा हो, हम उसको परिवार मान के घुमाएंगे। बस आप टारगेट पूरा करवा दीजिए। टारगेट ये है कि साल में 25,000 दवाई बेचनी है आपको। तो डॉक्टर सलाह वला करता है घर पे, सब कहते हैं स्विट्जरलैंड तो जाना ही, इसमें क्या सोचना है। फिर डॉक्टर टारगेट एक्सेप्ट कर लेता है, लिखित में नहीं करता है, सब मौखिक चलता है। फिर डॉक्टर को टारगेट पूरा करना है, महीने में 2000 दवाई खिलानी है लोगों को। आसपास की दवाई की सारी दुकान वाले वो दवाई रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो चमड़े वाला फिर उसके बाद वही है ना दुकान पे, और उसने आगे बोल दिया है, अब वो लिखेगा, आदमी निकलेगा, दवाई की दुकान ढूंढेगा, तुम्हें दिखोगे सामने, ये दवाई रख लो, वही ढूंढता हुआ आएगा। तो डॉक्टर इंसिस्ट करेगा कि ये कई कंपनी की आती है पर यही लेना, क्योंकि इसमें जो प्योरिटी है बाकी में नहीं है, यही लेनी है। ऐसे डॉक्टर बोल देता है, लिखता है पर्चे पर, और फिर खूब काम धाम चलता है। मरीज आए मान लीजिए 12,000, दवाई खिलानी है 25,000। फिर डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें क्या है, बुखार है, नहीं है, नहीं है तो भी क्या दिक्कत है, कोई नुकसान थोड़ा ना हो रहा है, खा लो क्या दिक्कत है। तो कई ऐसे पेशेंट जिनको एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, उनको भी खिला दी। 3 दिन काफी थी, 5 दिन खिला दी, 5 दिन खा लो। और फिर क्या लिखता है, 9 दिन की लेना, 5 दिन में देखना ठीक लगे तो छोड़ देना, ना ठीक लगे तो 7 दिन, फिर भी ठीक ना लगे तो 9 दिन, 9 दिन बाद मेरे पास फिर से आ जाना। और 5 दिन में आदमी ठीक हो जाता है। और भारत में मुझे नहीं लगता कोई एक भी आदमी होगा जो 4 गोलियां बची वापस बेचने जाता होगा दवाई की दुकान पे, ये 4 गोलियां बच गई, वो कहता नहीं हम तो पत्ता ही लेते हैं पूरा, हम आधा पत्ता नहीं लेते, पूरा ही लेते हैं। दवाइयों की दुनिया में कम से कम 20, 30, 40% दवाइयां वेस्ट होती हैं, और वेस्ट इसलिए होती है कि ज्यादा लिखी जाती हैं, कम से कम चल जाता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड जाना है, बुरुंडी थोड़ा जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है। तो इसी में क्या होता है, मेडिकल कंपनी कहती है कि सर ये सब तो टेस्टेड दवाइयां हैं, एक नई दवाई आई है, ये टेस्ट करनी है, इसमें अगर आपने ठीक हेल्प कर देना सर, स्विट्जरलैंड नहीं पूरा यूरोप है या अमेरिका, जो आप चाहें 21 दिन का ट्रिप मिलेगा सर, पूरी फैमिली के साथ, फर्स्ट क्लास में भेजेंगे, हवाई जहाज में फर्स्ट क्लास में भेजेंगे। कहते हैं अच्छा क्या है सर, कुछ नहीं है, कैंसर की दवाई, एक्सपेरिमेंट करना है बस, किसी पे भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, कोई खास दिक्कत नहीं है, रिजल्ट देखने हैं। फिर डॉक्टर ठीक है चलो, ये वो एक्सपेरिमेंट है जो बिना बताए हो रहा है कि पेशेंट्स को डॉक्टर ने हल्की हल्की डोज लिखनी शुरू कर दी, और धीरे धीरे रिजल्ट्स देख रहा है, अनुमान कर रहा है, उस कंपनी को बता रहा है। सबसे बुरा ट्रायल वो है जो कंपनी और डॉक्टर की मिली भगत से हो, और जिसमें पेशेंट को यह भी ना पता हो कि उसके ऊपर रिसर्च हो रही है। अधिकांश प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिक्कत है कि अगर कोई मरीज केस बन जाता है ना, फिर डॉक्टर का इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, फिर वो उस पर रिसर्च करने लगते हैं, फिर बचाने का मतलब नहीं रहता, फिर रिसर्च का मतलब हो जाता है, और मरीज के परिवार को बताया नहीं जाता कि हम रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर। जबकि रिसर्च है तो फिर आप फंड करो उसको, मरीज को, उसके परिवार को। दूसरा होता है बताकर, जिस दवाई में रिस्क ज्यादा है, जिसमें रिस्क नहीं के बराबर है, उसमें तो बिना बताए काम चल जाता है। जिसमें रिस्क है कि कोई मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो दबाव ज्यादा आ सकता है। रिस्क वाली दवाइयां या तो ट्राई की जाती है छोटे शहरों, कस्बों, गांवों में। दिल्ली में किसी हॉस्पिटल में 5-7 लोग मर जाएं किस दवाई को खाने से तो हल्ला मच जाएगा। कोटा में कितने बच्चे मर गए, मैनेज हो गया। और छोटा शहर, और छोटा कस्बा, गांव, वहां कोई मरीज मिल गया है, उससे प्रयोग किया, मर गया, तो लोग बोलते हैं जीना मरना भगवान के हाथ में है, जितनी सांस लिखवा के आए हो उतनी ही सांस मिलेंगी, इतनी ही सांस थी, इसमें दवाई की क्या भूमिका है, कुछ नहीं, काम चल गया। तो छोटे गांवों में, छोटे कस्बों में ऐसे प्रयोग ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां के मनुष्य की कीमत शहर के मनुष्य से कम है। जो रिस्की वाला है वो या तो होगा छोटे इलाके में या बड़े इलाके में होगा बताकर, और बताकर जब करते हैं तो उसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, होते हैं कंसेंट, और दूसरी होती है पोस्ट ऑपरेटिव केयर या पोस्ट प्रोसीजर केयर। इन 2 चीजों का महत्व है। कंसेंट यानी सहमति। तो जब भी किसी ऐसे ड्रग का एक्सपेरिमेंट होगा जो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, शर्त है कि लेबोरेटरी या हॉस्पिटल उस पेशेंट को पहले बताएगा कि देखो भाई ऐसी स्थिति है। और आमतौर पे ये पेशेंट वो होता है जिसके पास कोई दूसरा स्कोप होता भी नहीं। आप कल्पना करें कि कोई व्यक्ति कैंसर से ग्रस्त है, सारा इलाज करवा लिया, हर तरह से इलाज करवाने के बाद भी बचने की उम्मीद कम है, और सब डॉक्टर्स ने, अच्छे से डॉक्टर्स ने कहा कि भाई आपके पास आखिरी 20 दिन बचे हैं, तो या तो तीर्थ यात्रा कर लीजिए या घर कोई तीर्थ समझ के आराम कीजिए, 20 दिन से ऊपर नहीं है। उसके परिवार को बताया, उसको नहीं बताया, अब 20 दिन बचे होंगे सिर्फ, हर जगह से ट्राई कर लिया। इतने में एक आदमी चमड़े का बैग लेके आया घर पे, उसने कहा देखिए भाई साहब के पास 20 दिन बचे होंगे, उसमें से भी एक निकल गया कल का, 19 रह गए, और ये मैक्सिमम है, 8 भी हो सकते हैं, 12 भी, 15 भी हो सकते हैं, बचना तो है नहीं इनको किसी भी हालत में। लेकिन हमारी कंपनी ने एक नया फार्मूला बनाया है, चूहों पे सफल हुआ है। 20 कैंसरग्रस्त चूहे बचा चुके हैं हम लोग, पहले कैंसर किया उनको, फिर हमने बचाया, तो 20 को हमने बचा लिया है। इंसान पे ट्राई होना बाकी है, पर तुम्हारे पास खोने के लिए है ही क्या? आपके पास खोने के लिए है ही क्या? 10 दिन है, 15 दिन है, 12 दिन है, चाहो तो एक प्रयोग कर लेते हैं। अगर घर के लोग उसको पसंद करते होंगे जो मरने वाले हैं, तो कहेंगे हाँ प्रयोग कर लो, नहीं करते होंगे छोड़ो ना यार, अच्छा खासा जा रहा है, क्यों विघ्न पैदा कर रहे हो बीच में। अगर चाहते होंगे तो फिर सीरियस होंगे। कुछ लोग ये भी कर सकते हैं, उस व्यक्ति से बात करेंगे, देखिए पापा ऐसा है, कहना चाहिए नहीं था लेकिन अब क्या करें, विधि का विधान ऐसा है। तो पापा आपके पास 19 दिन बचे होंगे मैक्सिमम, ये कहते ही 5 दिन और कम हो गए, क्योंकि जिसको ये पता नहीं कहाँ 19 दिन बचेगा, स्ट्रेस वाले 5 दिन और कम कर लीजिए, उसको 14 रहेगा आपको। लेकिन पापा एक चांस है आखिरी,
अगर आप अच्छी भावना से, अच्छे मन से कोशिश करना चाहें, एक कंपनी आई है, उसके पास एक दवाई है जिससे चमत्कार हो सकता है। और ये कोई बाबा जी नहीं झाड़ फूक वाले, ये एक मेडिकल कंपनी है जो रिसर्च करती है। अब कोई भी व्यक्ति हो, खुद को रख के देखिए अपनी जगह, उसकी जगह, तो इस पे कोई मना करेगा? हाँ ही करेगा, हाँ ही करेगा, कहेगा हाँ यार आखिरी प्रयास है, लास्ट अटेम्प्ट ले लेते हैं, कोई बात नहीं, जितने भी अटेम्प्ट्स हैं हमारे पास वो तो लेंगे ना पूरे। तो उसने कहा ठीक है बुलाओ, और फिर बातचीत हुई और उसने कहा आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, इस प्रयोग करने के बदले हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। कह रहे मुझे तो क्या दोगे, इन सबको दे देना मेरे जाने के बाद, और कंसेंट देनी होगी, एक फॉर्म होता है। उस फॉर्म की भाषा ऐसी होती है जिसका भाव है कि दम है तो समझ लो इसको भाई तुम। इतनी लीगल भाषा, और अंग्रेजी होती है, और उस देश की आम नागरिक को भाषा आती नहीं है, जानबूझ के उसको रखते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में। और फॉर्म भाषा भी ऐसी कि आपको इंग्लिश आती है तो भी नहीं समझ पाएंगे। जैसे होता है ना, किसी ऐप पे गए, जैसे आपने ऐप पे साइन किया कि मैं इसको यूज करना चाहता हूँ इंस्टॉल, फिर आता है टर्म्स एंड कंडीशंस। जैसे आप उसको ओपन करते हैं, वो इतनी लंबी लाइन में ऐसे करते 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 खत्म नहीं हो रहा, और नीचे गोला बना होता है, यस आई एग्री। फिर आप क्या करते हैं फाइनली, यस आई एग्री, खत्म करो भाई। इस भरोसे पे करते हैं कि बाकी लोग भी तो कर ही रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक ही होगा, किसी ने तो पढ़ाई होगा, और सब यही सोच रहे हैं किसी ने पढ़ाई होगा, किसी ने नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। फिर बाद में लोग कहते हैं हमारे प्राइवेसी पे खतरा हो गया, उसमें क्या पढ़ा हो तो देखा नहीं आपने, साफ लिखा हुआ था कि ये कर सकते हैं। ऐसे ही इतना लंबा फॉर्म होता है, उसमें हमसे पूछते हैं, उसे लगता है कि मैं 21 दिन इसको पढ़ूं या बचूं, जो 19 दिन बचे हैं, पढ़ने में 19 दिन लग जाएंगे, तो हम पे कंसेंट हो जाती है। एक विदेशी भाषा में, कानूनी भाषा में, एक आम आदमी से कंसेंट लेते हैं, अंगूठा लगवाते हैं, साइन करवा लेते हैं। और दूसरा है पोस्ट प्रोसीजर केयर या पोस्ट ऑपरेटिव केयर। जैसे मान लीजिए ऑपरेशन है, सर्जरी है, सर्जरी की रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आए, अगर रिजल्ट्स उत्साहजनक है तो उसकी ऐसी केयर करते हैं, 5 स्टार केयर एकदम, ऐसा मतलब होटल जैसा, बेड है, सब सुविधाएं हैं, अटेंडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, एक सेकंड मॉनिटर करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हर सेकंड की रिपोर्टिंग हो रही है, ऑब्जर्वेशन हो रही है, ताकि बाद में कुछ कमी न रह जाए कि हम कुछ चीज देख नहीं पाए थे, इतनी क्लियर कट ऑब्जर्वेशन होती है। ऑपरेशन किया, रिजल्ट वैसा आया नहीं जैसा आना चाहिए था, फेल हो गया मतलब। उसके बाद कंपनी को लगता है कि हम क्यों पैसा खर्च करें इसके बाद, तो फेल हो गया एक्सपेरिमेंट। फिर उसको छोड़ देते हैं तड़प तड़प कर मरने के लिए, उनकी जिम्मेदारियां खत्म। दवाई दी, रिजल्ट सही नहीं आए, साइड इफेक्ट हो गया, सीरियस इफेक्ट हो गया। पहले 10 डॉक्टर घेर के रखते थे हर समय, अब ये आदमी, इसके परिवार वाले कोशिश कर करके मर जाते हैं, डॉक्टर मिलता ही नहीं इनको, और वो व्यक्ति तड़प रहा है जिसके ऊपर प्रयोग किया गया है। ये सारे इश्यूज हैं क्लिनिकल रिसर्च के, क्लिनिकल ट्रायल्स के, और आमतौर पर गरीब देशों के नागरिकों को इस सब का शिकार होना पड़ता है। बात समझ में आ गई? इसमें इश्यूज क्या क्या माने जाएंगे? एक तो ऐसे ट्रायल्स पर गंभीर लगाम होनी चाहिए जो बिना बताए किए जाते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि मेडिकल नेग्लिजेंस से जुड़े मामले, और ये तो नेग्लिजेंस का मामला थोड़ा ना, ये तो एक तरह से क्या है, मतलब साजिश का मामला बनता है, 420 का मामला हुआ, तो मेडिकल नेग्लिजेंस जैसे क्राइम है, तो इस तरह को एक हीनस क्राइम बना के एक इस पर एक्ट पास हो जिसमें कठोर दंड का प्रावधान हो उस हॉस्पिटल के लिए, डॉक्टर के लिए, जो बिना बताए किसी मरीज पर किसी तरह का ट्रायल कर रहे हैं। जड़ में जाएंगे तो होना ये चाहिए कि मेडिकल साइंस की पढ़ाई इतनी महंगी ना हो कि कोई कई करोड़ खर्च करके पढ़े, कि उसको वो सब वसूलना है, वो वसूलने की नौबत ही ना आए। लेकिन अभी इतनी जड़ में नहीं जाना है, तो कम से कम इतना कि ये क्राइम होना चाहिए। दूसरा जो कंसेंट है, इसके रूल्स रेगुलेशन चेंज हो, कंसेंट की भाषा वही भाषा हो जो उस मरीज की भाषा है, सरल भाषा हो, उसको पढ़ने का पर्याप्त समय मिले, उसके बाद उसे साइन करवाया जाए। और उन्हीं रूल्स में पोस्ट प्रोसीजर केयर के कठोर प्रावधान होने चाहिए, और वो प्रावधान ये कि प्रयोग सफल हो चाहे विफल हो, जब तक वो व्यक्ति उस दवाई के प्रभाव में है, तब तक उसके स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी वही कंपनी उठाए जिस कंपनी ने उसके ऊपर प्रयोग किया है। ऐसे 2-4 सुझाव दीजिए, यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? तो आपकी राय है कि आपके ऊपर कभी प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है? कभी हुआ ही होगा, पर प्रायः वो प्रयोग हुए होंगे जो काफी हद तक सफल हो चुके हैं, और अप्रूव करने के लिए और पक्का करने के लिए। ऐसा नहीं कि पहली दवाई चूहे पर बनी फिर आपके ऊपर लेके आ गए, ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं ना, गाँव में होते तो प्रयोग हो सकता था। हमारे कई साथी जो यहाँ बैठे हो सकते थे किंतु परलोक चले गए हैं, वो उसी प्रयोग की वजह से चले गए हैं। मैं आपको बाहर की बात नहीं कर रहा, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मुखर्जी नगर की बात बता रहा हूँ आपको। 7-8 साल पहले एक बच्चा मध्य प्रदेश का था, बहुत ही गरीब घर से, रिजर्वेशन से, सरकार की सहायता से पढ़ के यहाँ आया था, बहुत कमजोर बैकग्राउंड से। ये दिल्ली का हाल है, बाकी तो छोड़ दीजिए। प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस देना था, मेरे ख्याल से 2012-13 की बात है लगभग। हाँ, मैंने बताया था ना, हाँ, उसको डेंगू हो गया, और यही दिल्ली मुखर्जी नगर के हॉस्पिटल में, नाम नहीं बोलूंगा उसका, वहां वो गया। 5-7 दिन उसको रखा उन्होंने, सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, और डेंगू फैला हुआ था उस समय, डेंगू की जांच नहीं की। ये बहुत इनिशियल एक बार की होगी, तब रिपोर्ट में ऐसा नहीं आया होगा, छोड़ दिया उसको, दवाइयां चलाते रहे। प्लेटलेट्स घटते घटते शायद यहाँ पर उसकी 50,000 के आसपास आ गई होंगी, तबीयत ज्यादा खराब थी। अंत में उसने तय किया कि मैं यहाँ ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं जाऊंगा मध्य प्रदेश, अपने घर चला गया, उसके दोस्त ले गए। पेरेंट्स कई होते हैं ना, 60 के बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है, 60 आ गए थे। पेरेंट्स बोले इसको होम्योपैथी भी दिखाते हैं, कई आजकल रामदेव में दिखाते हैं बच्चों को कि ना, जो पश्चिमी दवाई है असर खराब करती है, भारतीय दवाई लेंगे, आयुर्वेद वाली दवाई। पर दवाई पश्चिम की चाहे पूर्व की दवाई, तो दवाई है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसको होम्योपैथी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। प्लेटलेट्स 50,000 से कम होकर रह 20,000। फिर लेके गए किसी हॉस्पिटल में जहां पहली बार चेक हुआ कि डेंगू है, और जब तक चेक हुआ तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी।
और उसकी मौत हो गई। ये देश की राजधानी की हालत है और कोई इस केस कुछ नहीं है इस मामले में। तो मेडिकल ट्रायल एक गंभीर समस्या है, कभी इससे प्रश्न आए तो उसी गंभीरता को ठीक से मेंशन कर दीजिएगा। चलो, तीसरा है सोशल फंडिंग। सोशल फंडिंग दी जाती है आमतौर पर किन लोगों को? एनजीओ को देते हैं। और अभी जो वर्तमान केंद्रीय सरकार है इसकी सबसे टेढ़ी नजर जिस चीज पे रही, ये वाली फंडिंग है सोशल फंडिंग। सोशल फंडिंग मिलती है एनजीओ को, मिलती है ट्रस्ट को, मिलती है, क्योंकि एनजीओ और ट्रस्ट वो उस प्रकार के सामाजिक उद्यम हैं जो अपने पैसे से या समाज के पैसे से समाज के लिए काम करते हैं। इनका अंतर पता ना, इनमें से कौन सा है जिसमें कोई व्यक्ति अपना पैसा लगाता है? ट्रस्ट लगाता है, मतलब निवेश नहीं करता, अनुदान देता है। और एनजीओ जो है सोसाइटी, जो है सोसाइटी का ज्यादा अच्छा शब्द है, उसमें कोई अपना पैसा निवेश नहीं करता किंतु अपने श्रम का निवेश करते हैं, वो सोसाइटी होती है। ठीक, आजकल एक नया कंसेप्ट आ गया जिसको बोलते हैं नो प्रॉफिट कंपनी। तो नो प्रॉफिट कंपनी जो है, कंपनीज एक्ट में जो संशोधन हुआ 2013 में, 17 में, 19 में, उन संशोधनों के बाद से एक नो प्रॉफिट कंपनी का भी कंसेप्ट आ गया है जो कंपनीज एक्ट में है, वो भी सोशल वर्क करने के लिए स्वीकार की जा चुकी है। तो अब कंपनी के फॉर्मेट में भी हम सोशल वर्क कर सकते हैं। इनको फंडिंग कहां से मिलती है? देखिए, इनको फंडिंग मिल सकती है एक तो सरकार से, देश की सरकार से मिलती है, राज्य की सरकार से भी, लेकिन अभी हम क्योंकि इंटरनेशनल फंडिंग की बात करें तो इससे मतलब किसी और देश की सरकार से इनको फंड मिल सकता है, ठीक ठाक फंड मिलता है। दूसरा, इनको फंड मिल सकता है किसी इंटरनेशनल एनजीओ या ट्रस्ट से ही मिल सकता है। वो लोग आमतौर पर फाउंडेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है ना। फाउंडेशन का मतलब आमतौर पर जो सीएसआर वाला पक्ष है उसके लिए फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, बहुत सारी एनजीओ का काम क्या होता है, वो केवल फंड बांटती हैं। ऐसी भी एनजीओ हैं, जैसे अमेरिका में मान लीजिए एक एनजीओ काम कर रही है, उसने अमेरिकन लोगों पर विश्वास अपना बना रखा है। उनसे कहा कि देखिए, आपके पास टाइम नहीं है और इतनी ऊर्जा नहीं है कि आप ढूंढ के किसी की मदद कर सके, इच्छा है आपके पास, तो आपको जो भी डोनेशन देनी है आप हमें दो, हम सही व्यक्तियों को ढूंढ के पहुंचा देंगे वहां तक। तो खूब पैसा इकट्ठा हो गया, कई हजार करोड़ रुपए हैं। अब वो एनजीओ खुद कोई काम नहीं कर रही है, वो क्या करती है, वो दुनिया भर में देखती है कौन कौन सी एनजीओ और कौन से ट्रस्ट अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स को चेक करती है, उनकी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, काम को देखते हैं, और जो एनजीओ ठीक काम करती हैं वो उस फंड को उनको शिफ्ट करते हैं कि वो काम करें, बजाय कि हम काम करें। तो कई एनजीओ हैं जो दुनिया भर से पैसा इकट्ठा करके उसी पैसे का रीडिस्ट्रीब्यूशन करती हैं और एनजीओ को। तो यदि कोई एनजीओ ही किसी एनजीओ को फंड करे तो इसका मतलब जो पहली एनजीओ है वो फंडिंग एनजीओ है जिसका काम यही है, और दूसरी एनजीओ जो एक स्पेसिफिक काम करती है उसके लिए उसको मदद मिली है। तीसरा, कोई प्राइवेट कंपनी हो सकती है। आपको ये पता है कि भारत सरकार में भी नियम है कि सीएसआर का फंड खर्च करना पड़ता है कंपनियों को। तो प्राइवेट कंपनियां अपने सीएसआर फंड के लिए ढूंढ सकती है किसी एनजीओ को। एक तो ये हो सकता है, सीएसआर फंड हो सकता है, कोई विदेशी कंपनी भी ऐसी हो सकती है। और केवल ऐसा नहीं है कि कंपल्शन, कई कंपनियां बाई चॉइस भी ऐसा कर सकती हैं। कोई सोशल फीलिंग ऐसी हो सकती है कि हम किसी की मदद करें, बाई चॉइस की गई फंडिंग, ये भी हो सकती है। एमएनसी वही, मतलब एमएनसी क्या है, कंपनी है जो मल्टीनेशनल ऑपरेशंस करती है। तो सरकार, एनजीओ सेक्टर हो सकता है, प्राइवेट कंपनीज, एमएनसी, कोई भी कंपनी हो सकती है। एक फंडिंग और होती है, उसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। ये कंसेप्ट नया है फंडिंग की दुनिया में, क्राउड फंडिंग। पर नया तो क्या है, पहले भी ऐसा होता ही था, लेकिन आजकल वो ऑनलाइन दुनिया में इस कंसेप्ट का एक नया इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। क्राउड फंडिंग कई चीजों में होती है आजकल। जैसे आपको मान लीजिए कोई उद्यम करना है, सामाजिक उद्यम, पैसा नहीं है, सरकार 3 साल बाद देगी, वो भी अगर देगी तो देगी। तो आजकल एक तरीका कुछ लोग क्या अपनाते हैं, अमेरिका में एक बच्चे ने इसका बड़ा अच्छा प्रयोग किया कुछ दिन पहले। वो एक अपना वेब पोर्टल बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे या अपनी एक ऐप बना लेंगे, अपना सारा पर्पस, वो सब बातें लिखेंगे और समाज से कहेंगे कि मैं ये सामाजिक कार्य करना चाहता हूँ, मेरे पास फंड नहीं है, मैं चाहता हूँ कि समाज मेरी मदद करे, आप लोग फंड लिखिए, मैं आपकी पूरी लिस्ट बनाऊंगा, यहाँ की लिस्ट होगी, आपने कितना कितना फंड दिया, जो मैं खर्च करूंगा उसका सारा अकाउंट में इस पर लगातार पोस्ट करता रहूंगा ताकि आप चेक कर सके कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि रातों रात कई हजार रुपए, कई लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। अभी बुश फायर जो मेरी इधर ऑस्ट्रेलिया में हुई, उसके लिए क्राउड फंडिंग बहुत जबरदस्त हुई है। पहले क्राउड फंडिंग कैसे होती थी, ऑफलाइन होती थी, जैसे भीड़ है और भीड़ में किसी ने कहा भाई और बहनों हमें ये काम करना होगा, आप सबको हेल्प करनी होगी, ये 100 रुपए मैं देता हूँ, 100 रुपए डाल दिए वहां पर, उसका सब देखेंगे ऐसे, फिर कोई निकाले 500 रुपए, 500 मेरे भी हो गए, ये 2 रुपए मेरे भी हो गए। पहले ऐसी होती थी। अब क्राउड फंडिंग ऑनलाइन होती है, ऐप के थ्रू होती है। और एक फिल्मकार ने कुछ दिन पहले किया, उसने स्क्रिप्ट लिखी, सारे प्रोड्यूसर से मिला, प्रोड्यूसर ने कहा ऐसे नहीं यार, इसमें आइटम सॉन्ग डालो, इसमें ये करो। प्रोड्यूसर को चाहिए फिल्म बिके, बिकती आइटम सॉन्ग से उसको लगता है, और वो चाहता है कि अच्छी फिल्म बनाए, बकवास ना करे। अंत में उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद ली और कहा कि देखो भाई ये मेरी थीम है, इतना पैसा चाहिए, प्रॉफिट मुझे नहीं चाहिए, मैं फिल्म बनाऊंगा, उसकी फीस मुझे बस मिल जाए, मुझे इतनी फीस आमतौर पर फिल्म की मिलती है, ये भी खर्चे में जोड़ लिया मैंने, इतना फंड चाहिए। जो व्यक्ति जितना फंड देगा उतनी प्रतिशत उसका मालिकाना हक इस फिल्म पे हो जाएगा, और मेरा मालिकाना हक नहीं के बराबर, उसने पहले स्पष्ट कर दिया। और 10-20 दिन होते होते लोगों ने निवेश किया, उतना परसेंट मालिकाना हक लिया और फिल्म बन गई। आजकल ये जो कंसेप्ट है इसका नाम है क्राउड फंडिंग। और क्राउड फंडिंग इंटरनेट आने के बाद किसी देश के भीतर होगी, ग्लोबल हो सकती है, ग्लोबल हो सकती है। तो इंटरनेशनल लेवल पर क्राउड फंडिंग का आजकल एक नया कंसेप्ट है, इसका प्रयोग भी बहुत सारी एनजीओ करती हैं अपने रिसोर्सेज की जरूरत को मीट आउट करने के लिए। स्पष्ट हो गया। सोशल फंडिंग में इश्यूज क्या क्या आते हैं, ये तो हुआ कि क्या है, कैसे है, कहां से आता है, क्यों आता है।
देखो, सोशल फंडिंग यानी एनजीओस और ट्रस्ट वगैरह को होने वाली फंडिंग में सबसे पहला इश्यू तो ये है कि इसमें मैं अमित शाह की भाषा में कहूं तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे आप कह सकते हैं सरकार विरोधी गतिविधियां। हर सरकार को लगता है कि एनजीओ ना उतना ही काम करें जितना हमसे छूट गया है, हमारे विरुद्ध काम ना करें, लेकिन एनजीओ सरकार विरोधी गतिविधियां भी खूब करते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने आते ही क्या किया, एनजीओ की दुनिया में भारत में मतलब लेफ्ट ओरिएंटेशन की एनजीओ प्रसिद्ध एनजीओ की लिस्ट में ज्यादा मात्रा में रही। अगर आप पीछे मनमोहन सिंह की सरकार का समय देखेंगे तो आप जिन प्रसिद्ध एनजीओ की बात करेंगे उनमें से अधिकांश की ओरिएंटेशन लेफ्ट की दिखेगी। तो आरएसएस लॉबी को यह हमेशा लगता है कि विदेशों से पैसा आता है, विशेष रूप से चीन जैसे देशों से, जो कोशिश करते हैं कि भारत की सरकार कुछ भी ऐसा अगर करे जो उनके हितों के खिलाफ है तो ये एनजीओ यहां अंदर से सरकार पर दबाव बनाए। और इसलिए एनजीओ की फंडिंग जिस कंडीशन के साथ आती है, लिखित नहीं मौखिक कंडीशन के साथ आती है, वो ये कि आपको अपनी सरकार की पॉलिसीज, और सरकार विरोधी का मतलब आमतौर पर पॉलिसी लेवल पर कि सरकार बेचारी कोशिश करके अच्छी सी पॉलिसी बनाए। विदेशियों को, दूसरे देशों को लग रहा है कि अगर ये पॉलिसी बन गई तो ये देश बेहतर हो जाएगा, ये बेहतर हो जाएगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो ये पॉलिसी न चल पाए तो इस देश के भीतर ही कुछ ऐसा करवा दो कि थोड़ा सा अराजकता का माहौल बने, सरकार के विरुद्ध माहौल बने। ये जो फंडिंग है आमतौर पर एनजीओ के माध्यम से होती है। और एनजीओ में आपको पता है कि वो बड़े स्वतंत्र चेता लोग होते हैं जो राष्ट्र की सीमाओं को मानने से मना करते हैं, वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में चीजों को देखते हैं कई बार। एक तो ये है, आपने सुना कि कुडनकुलम प्रोजेक्ट का विरोध बहुत ज्यादा हुआ था, उसमें ऐसा देखा गया था कि विदेश की फंडिंग का प्रयोग बहुत खुल के हुआ है। और अमित शाह के मन में जो आ रहा होगा ना कि सीएए के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसमें फंडिंग जो आ रही है पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान का पीएम कारें बेच के खर्चा चला रहा है अपना, लेकिन वो ये उम्मीद करते हैं कि सीएए के विरोध की फंडिंग भी पाकिस्तान से आ रही होगी। ऐसा भाव मन में आता ही होगा। मलेशिया से आ रही होगी। आज के जो महातिर मोहम्मद साहब हैं, मतलब बुझने से पहले चिराग जोर से जलता है, उस स्थिति में भी है। भबक भबक करो कि अरे सारे मुसलमान देश एक हो जाएं और विरोध करें अमेरिका और भारत का भी कश्मीर को लेकर किया था। तो हो सकता है, कोई असंभव भी नहीं है कि वहां की कुछ एनजीओ या वहां की सरकार या वहां की प्राइवेट बॉडीज भारत की उन एनजीओ को फंड बढ़ा दें जो एनजीओ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस विरोध आंदोलन में शामिल हो। तो सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ होना, सरकार को डिस्टेबलाइज करना, यानी सरकार को अस्थिर बनाना, सांसद खरीद लिए, विधायक खरीद लिए, सरकार गिरा दी, ये सब जो होता है ये कोशिश भी इस रूट से हो सकती है, ऐसा सोशल फंडिंग में माना जाता है। दूसरा क्या होता है कि जैसे मानवाधिकार का मुद्दा है, सोशल फंडिंग में ना मानवाधिकार वाला जो पूरा आंदोलन है वो भी इसके अंदर आता है। तो सरकार कहीं भी कुछ भी करे तो मानवाधिकार की लॉबी उसके खिलाफ जो खड़ी होती है तो उसका पर्पस अल्टीमेटली क्या होता है, सरकार को पॉलिसी बदलने को मजबूर होना पड़े या सरकार वहां पर डिस्टेबलाइज हो जाए, सरकार की अंतरराष्ट्रीय छवि खराब हो जाए, ये सब। तो सोशल फंडिंग में 2-3 तो ये दिक्कतें हैं। एक और दिक्कत मानी जाती है और वो होती है जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को हिंदी में हवाला नहीं बोलते भाई, धन शोधन है ना, धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब मनी लॉन्ड्री से आई है धुलकर, इसलिए उसका नाम है मनी लॉन्ड्रिंग। धन शोधन का सिंपल सा मतलब है काले पैसे को सफेद पैसा बनाना, और ब्लैक मनी का सिंपल सा मतलब जिस पर टैक्स पे नहीं किया गया, मतलब अगर टैक्स पे करना जरूरी था तो टैक्स पे नहीं किया गया या सरकार को शो नहीं किया गया। और व्हाइट मनी का मतलब है जो सरकार की नजरों में स्पष्ट रूप से मौजूद है, जिस पर यदि टैक्स लायबिलिटी बनती थी तो टैक्स पे किया गया है, वरना कम से कम सरकार को बताया गया है कि ये पैसा मेरे पास है, वो होती है व्हाइट मनी। तो टैक्स पे करना अनिवार्य नहीं, अगर टैक्सेबिलिटी है तो टैक्स पे करना, नहीं है तो कम से कम सरकार को बता देना कितना पैसा मेरे पास है। जैसे कल को कोई नौकरी करने लगे, मान लीजिए उसका वेतन है 15,000 रुपये महीना और पूरा चेक से मिलता है, हर महीने चेक से मिलता है, व्हाइट मनी है। पूरे साल भर में इसका वेतन इकट्ठा हुआ 1.8 लाख रुपए, पूरा व्हाइट में लिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ मिलती हैं। उसके बाद इसने क्या किया, इनकम टैक्स रिटर्न भरा, आईटीआर भरा, और उस आईटीआर में बताया कि मेरी कुल आय इतनी है, डिडक्शन इतनी है, और उसके बाद जब अंत में पूछा गया कि आपका टैक्सेबल अमाउंट क्या बनता है, उसमें आया 0000 नहीं बनता है। तो आपने कितना टैक्स पे किया? अबे जब 0 बनता है तो क्यों पे करेंगे? नहीं पे किया, नॉट एप्लीकेबल, NA जमा कर दिया, सरकार के पास डॉक्यूमेंट है। तो सरकार को यह पता है कि इस व्यक्ति ने इस साल में 1,80,000 रुपए कमाया है और उसके इस बैंक अकाउंट में हर महीने 15,000 रुपए आया है। कहां से आया है ये पता है, क्योंकि उस कंपनी ने अपने खर्चे में हर महीने 15,000 रुपए दिखा रखा है, इसकी आय में लिखा हुआ है, और वो सब ट्रांजेक्शन एकदम ट्रांसपेरेंट है। इस पर टैक्स पे नहीं किया है किंतु व्हाइट मनी है, क्योंकि टैक्सेबिलिटी यहाँ पर है नहीं। स्पष्ट हुआ। काला पैसा जिनके पास है व्हाइट कैसे करें? पहली बात तो व्हाइट क्यों करें? कई लोग तो व्हाइट करना चाहते ही नहीं, वो चाहते हैं पैसा काला ही रहे क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगता है। और भारत में आप किसी से पूछेंगे टैक्स क्यों नहीं पे करते हो, कहता है सरकार मेरे लिए करती क्या है जब मैं टैक्स पे करूं, इतनी मेहनत से मैं कमाता हूं, सरकार को दे दूं, सरकार ने मेरे लिए किया ही क्या है। ये वैसा ही जवाब है कि इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए मुझे मुर्गा खाना पड़ता है। ये कुछ उसी सर का जवाब है, लेकिन आमतौर पर जवाब लोग देते ऐसा ही है। तो अब क्या हो गया कि भारत में व्हाइट मनी का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब चीजें मुश्किल हो रही। विकसित देशों पहले मुश्किल हुई थी, हमारे यहाँ मुश्किल हो गई, और आज से 15-20 साल बाद मेरा ख्याल है कि ये असंभव जैसा हो जाएगा कि आप ब्लैक में कुछ बड़ा खर्चा कर सके। 1,500-300 रुपए रेस्टोरेंट ढाबे में खाना खाया, 300 रुपए दिए, वहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े खर्चे कैश में करना मेरे ख्याल से 10 साल होते होते लगभग नामुमकिन होने वाला है। अब सबकी जरूरत है कि उनके पास पैसा व्हाइट में हो, कैसे करें? मान लीजिए 100 रुपए हैं, उसके पास कैश रखा है 100 रुपए, इसको व्हाइट में करना है,
तो कुछ तरीके तो ऐसे होते हैं जो लीगल तरीके से रास्ता निकाल लेते हैं। अब मान लीजिए पैसा कमाया ऐसे उद्यम से है जो इतना गंदा है कि वाइट हो ही नहीं सकता। जैसे उद्यम क्या है, कार चोरी। कार चोरी करके पैसा कमाया, मान लीजिए 1000 रुपए कमाए। अब ये शो करना चाहे तो भी ये चाहे कि टैक्स पे कर दूं मैं इस पे कि ITR भरे, उसमें पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, उसमें लिस्ट होती है, उन्हें चुनना होता है कि मेरा प्रोफेशन ये है। अब उसमें ढूंढ के मर गया, कार चोरी दिखाई दे रहा, चोरी भी नहीं दिख रहा, डकैती भी नहीं दिख रहा, उसका प्रोफेशन है ही नहीं, उसमें कैसे वाइट करे बेचारा। तो उन पे वो मन महसूस के रह जाता है और सोचता है कि सरकार ने मुझे मौका ही नहीं दिया पैसा वाइट करने का, तो ईमानदार नागरिक क्या करे बेचारा। उसके बाद फिर वो अपना पैसा ब्लैक में रखता है, जब पैसा ज्यादा होता है पलंग के नीचे, गद्दे के नीचे छुपा लेता है। और कुछ लोग छत के ऊपर एक वो बनाते हैं फॉल सीलिंग, उसके अंदर छुपा लेते हैं। कुछ तो टीवी के अंदर मशीन के पीछे पैसा भर लेते हैं, गद्दों के नीचे हर जगह। फिर अजय देवगन आ जाता है एक दिन टीम लेके अपनी और गलती से गोली मारता है, पैसा नीचे गिरता है, उसके बाद सारा पैसा चला जाता है। तो अब ये भी खतरा है ना कि अगर किसी के पास पैसा बहुत ज्यादा रखा हो तो किस दिन सरकार पहुंच जाएगी। जब भी इलेक्शन आने वाला हो, पार्टी के पास पैसे कम होंगे तो पैसा कहां से आएगा, छापे पड़ेंगे, सरकार देश तो विकास करेगा ना, तो थोड़ा। तो घर के अंदर अगर पैसा रखा है, सोना रखा है, चांदी रखी है, वो सब पकड़ में आ जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, कई जगह बांट देते हैं, कुछ अपने यहाँ रखा, कुछ चाचा के यहाँ, कुछ मामा के यहाँ। और वो इतने सियाणे हैं, पहले 10 दिन तक रेकी करते हैं कहाँ जा रहा है आदमी। जिस दिन आते हैं सब जगह एक साथ आ जाते हैं, तो वहां से भी इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ से भी इकट्ठा कर लेते हैं, फिर जोड़ के बताते हैं कितना आपके पास था, ये हम ले जा रहे हैं, अभी आपका नहीं, देश का है, समाज का है। इससे अच्छा क्या, टैक्स पे करो, मस्त रहो, कितना बढ़िया है। तो कैसे पैसा वाइट कैसे होगा? इसका एक तरीका तो ये कि 1000 रुपए आपके पास, सरकार 20 स्कीम लाती है कि अपना काला धन सफेद करें। आप केवल 40% टैक्स पे करें और बाकी पैसा आपका वाइट हो गया, धूमधाम से अपने अकाउंट में रखो, चेक से खर्च करो, टेंशन मत लो। पर 40% देना होता तो पहले दे दिया होता। इसमें अधिकांश वो हैं जिनका प्रोफेशन ठीक है पर पैसा वाइट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो उसका तरीका क्या है, बेसिकली सबसे पहले उस पर GST पे करे, फिर उस पर इनकम टैक्स पे करे या कॉर्पोरेट टैक्स पे करे। और ये पैसा कितना बनता है, अगर लग्जरी वाला मामला है, आप सिंपल मान लीजिए 18% पैसा किया, हो गया 82 रुपए। और क्योंकि वो कई लाख कई करोड़ रुपए का अमाउंट होगा तो उस पर लगभग 25% इनकम टैक्स लग ही जाएगा, कंपनी का 30% लग जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 24% के आसपास, बाकी 82 में से काउंट कर लेंगे तो ये 42% के आसपास बनता है। 42% धन टैक्स में देंगे तो बाकी 58 रुपए या 58% धन आपका व्हाइट पैसा है। ये भारत का सामान्य टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा माना जाता है। तो सरकार कहती है 42 मत दो, सिर्फ 40 दे दो और व्हाइट करवा लो हमसे, उसके बाद धूमधाम से रहो। दिमाग लोगों के पास इतना कहते हैं, इतना नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, और तरीका निकालेंगे। NGO ढूंढ लेते हैं, कई तो NGO बना ही लेते हैं इस काम के लिए। NGO का पूरा खरीद फरोख्त होती है, NGO ही बिक जाती है पूरी पूरी एक साथ। ऐसा भी होता है। कैसे होता है देखो, मान लो किसी व्यक्ति के पास माइंस हैं, 1000 करोड़ रुपए उसने कैश में इकट्ठा कर लिया। अब वो चाहता है कि व्हाइट हो जाए ताकि मैं धूमधाम से रहूं और दुनिया भर घूमूं, तनाव ना रहे मुझे। वो क्या करेगा, कुछ नहीं करना है। कोई एक NGO है, मान लीजिए उस NGO के या उस ट्रस्ट के 100 स्कूल चलते हैं, या तो NGO खोल लेगा अपनी, कोई बात ही नहीं है, ये NGO से बात कर लेगा। अब उस NGO से उसने कहा कि ऐसा कि देखो सरकार लेती है 40-42%, हम तुम्हें देंगे 10%, या बहुत हुआ तो 20% ले लो, बाकी में व्हाइट करना है। तो तरीका क्या निकलता है, कई तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आदमी इसको देगा पैसे बहुत सारे, ये क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चों का नकली एडमिशन शो कर देंगे। फीस मान लीजिए कोई बड़ा स्कूल है, बड़ा कॉलेज है, फीस है, रसीद में बहुत सारे नकली नाम से रसीद काट ली, बैंक में जमा कर दिया पैसा, उतना कितने पैसे आए। अब इस सारा कैश वाला पैसा वाइट होता गया, बैंक अकाउंट में आ गया। अब मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए कई संस्थाओं के पास मिला के बैंक अकाउंट में चला गया। और उसके बाद इस उद्यमी का कोई ऐसा काम है जो काम इन स्कूलों या कॉलेज को पढ़ सकता है, हॉस्पिटल्स को पढ़ सकता है। फिर इन स्कूलों ने उसी के मुंह मांगे रेट पर वो चीजें खरीदने के लिए चेक से पे कर दिया। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जो पेन बनाती है और उस पेन की कीमत मान लीजिए कि वो कीमत 1 रुपए पड़ती है, उसको मार्केट में 4 रुपए का बेचता है। और उसने कहा कि आप हमसे यही पेन कोटेशन मंगवा के सब करके 20 रुपए के हिसाब से पेन खरीद लो हमसे, उतने ही पैसे के। अब क्या हुआ, उसने कैश दिया, वो बैंक में चला गया, चेक वाले अमाउंट से स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन ने उसके मुंह मांगे रेट पर उसी का प्रोडक्ट खरीद लिया जिसमें उसकी कॉस्टिंग मुश्किल से 5% की थी। और अब ये सारा पैसा उसका प्रॉफिट का पैसा हो गया। और यदि वो पूंजी निर्माण करने के मूड में है, उस प्रॉफिट को लगातार निवेश कर देगा, टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। टैक्स तो नेट प्रॉफिट पर, ग्रॉस प्रॉफिट पे होगा ना। अगर प्रॉफिट शो ही ना करे, जितना पैसा आया उससे ज्यादा अगले प्रोजेक्ट में उस कंपनी ने निवेश कर दिया तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं। और 2-3 साल बाद प्रॉफिट कमा लिया, उस प्रॉफिट को कंज्यूम कर लिया। ऐसे हजारों तरीके हैं। इसलिए NGOs की फंडिंग को लेकर हमेशा एक भय रहता है कि हवाला के थ्रू जो काला पैसा भारत में आता है, भारत से भारत में कैसे आएगा, हवाला से। और यहाँ NGOs के माध्यम से उसकी क्या होगी, मनी लॉन्ड्रिंग होगी। और इससे सरकारों को हमेशा भय रहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब हुआ कि जो टैक्स सरकार को मिलना था वो सरकार को नहीं मिला, वो पैसा दायमा हो गया, कुछ लोगों ने उसमें से प्रॉफिट कमा लिया। ये सोशल फंडिंग का मामला है। अंतिम है इलीगल फंडिंग। इलीगल फंडिंग आमतौर पर होती है आतंकवाद के लिए, इसको बोलते हैं टेरर फंडिंग। ब्लैक मनी का इस्तेमाल चुनावी बॉन्ड में हो सकता है, ये पूछा है। चुनावी बॉन्ड तो कैश में ले सकते हैं मेरे ख्याल से ना, हाँ 2000 तक, हाँ तो उतना ले लीजिए।
उसके बाद चेक से लीजिए। मैंने चुनावी बॉन्ड कभी खरीदा नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि चुनावी बॉन्ड जब आप खरीदते हैं उसमें उस समय ये नहीं बताना होता किस पार्टी को आप देने वाले हैं। ये तो उसके बाद की बात है कि वो किस पार्टी को आपने ट्रांसफर किया। हाँ, अरबी मतलब जान ही लेंगे। आपने जो बॉन्ड लिया उसका रजिस्ट्रेशन नंबर तो होगा ही होगा। फिर आप जब किसी को देंगे तो जब नरेंद्र मोदी चाह लेंगे जानना, तो चाह लेंगे आपने किस पार्टी को दिया। तो चुनावी बॉन्ड के बहुत सफल न होने के पीछे ये भय तो काम करता ही है कि सरकार को पता लग जाएगा। देखिए, सरकारें होती है दो प्रकार की। एक वो जो अपने विपक्षियों को जीने का अधिकार देती है। अच्छी सरकारें होती है ना, वो अपने विपक्षियों को परेशान नहीं करती। सहिष्णुता का एक बिंदु ये भी होता है, केवल समाज में नहीं होता है, ये भी होता है कि आप दूसरी पार्टी के समर्थकों के साथ कैसा ट्रीटमेंट करते हैं। जी बोलो बोलो, शुरू हो जाओ। मेरे ख्याल से राष्ट्रपति का वेतन तो नॉन टैक्सेबल है। और किसका पूछ रहे हैं? एग्रीकल्चर से बाइट कर सकते हैं आप। इसलिए अधिकांश आईएएस लोग क्या करते हैं, सिविल सर्वेंट्स, ध्यान रखना, जिस दिन आप सिविल सर्विस ज्वाइन करेंगे उस दिन आपसे एक डॉक्यूमेंट भरवाया जाएगा। उससे पूछते हैं आपकी अभी तक की सारी चल अचल संपत्तियां कितनी हैं, ताकि अगले साल तुलना कर सके। वो उसी दिन भरवाते हैं, फॉर्म भर के देना पड़ता है कि मेरी कुल चल अचल संपत्तियां कितनी हैं। तो लोग क्या होता है कि जब आईएएस में ज्वाइन करते हैं उससे पहले सियाने हो जाते हैं। आपसी आदान प्रदान सियानेपन का हो जाता है। जितने लोगों ने ज्वाइन करना है सबका व्हाट्सएप ग्रुप होता है, सीनियर से बातचीत हो रही होती है, सीनियर से बोलते हैं हमसे गलती हो गई, तुम मत करना गलती, ध्यान रखना। फिर वो कहते हैं कि ऐसा करो, दिखा दो कि 100 तोले सोना है तुम्हारे पास, और ये है और वो है। कह रहे भैया हमारे पास 100 ग्राम भी नहीं है, 100 तोले कहाँ से आएगा? कहते हैं कोई बात नहीं, तुम लिख दो कि है, माँ के पास है, माँ को नानी ने दिया था, नानी को उसकी माँ ने दिया था, ऐसे करके लिख दो। ऐसे करते करते घूमता घूमता आ रहा है। इससे क्या होगा, अभी तो सरकार तुम्हारे पास वैसे भी नहीं आएगी ढूंढने के लिए, तुम्हारे पास है ही कि ढूंढने आएगी सरकार। आईएएस ऑफिसर कहीं जाते तो ऐसे नहीं जाते सूखे में, वो वहीं जाते जहाँ से कुछ मिलने की उम्मीद हो, देश का विकास करना है ना। तो ऐसे किसी के पास चले जाएंगे मुंह उठा के, ऐसे नहीं होता। वो ठीक ठाक पहले देखते हैं किसके पास जाने से देश का विकास होगा, ऐसे जाते हैं। तो आपके पास 2-3 साल में आएगा नहीं, और 2-3-4 साल में सिविल सर्वेंट्स उतना इकट्ठा कर लेते हैं। फिर वो कहते हैं ये वही है, नानी वाला है, ये नानी जी ने दिया था, ये वही है। सरकार के लिए बड़ा चमक रहा है, पुराना लगता नहीं रहा। कहते नहीं, बीच में एक्सचेंज हो गया था, पॉलिश करवा दिया था। हाँ, ये सब करके। और जिस जिस सिविल सर्वेंट का स्पाउस नौकरी नहीं करता है वो सब खेती करते हैं। इसका मतलब समझ गए आप लोग? अगर स्पाउस नौकरी करता है फिर तो फंस गया मामला, ये भी नौकरी वो भी नौकरी, फिर तो वो दिक्कत है। फिर पेरेंट्स खेती कर लेते हैं, और यदि कोई स्पाउस नौकरी नहीं करता है तो उसकी खेती होती ही होती है। फिर उसके पास खेती की जमीन 10-20 एकड़ 50 एकड़ होती है, उसमें फसल लहलहाती है, उसमें हमेशा कई करोड़ रुपए की आय आती है खेती की इनकम से। अब खेती में इनकम टैक्स होता नहीं है, वो सब वाइट हो जाता है। तो सिविल सेवाओं में खेती की आय बड़ी अच्छी मानी जाती है। तो देखिएगा आप लोग, लेकिन भारत सरकार की टेढ़ी नजर उस पर भी है। नरेंद्र मोदी लिस्ट मंगवाते हैं, किस किस सिविल सर्वेंट के घर में खेती वाली आय आ रही है वो बताओ जरा, उसी को खेत करते हैं फिर वो। ध्यान रखना। हाँ, आरटीआई से निकलवा सकते हैं, मेरे ख्याल से आरटीआई में इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप कह सकते हैं किस किस सिविल सेवा की खेती से आय हो रही है बताओ। तो इलीगल फंडिंग में जो है वो है टेरर फंडिंग, आतंकवादी। खेती पर राज्य सरकार को इनकम टैक्स लगाने की शक्ति है, और राज्य सरकारें आमतौर पर ऐसा करती नहीं है। अगर आप हमारा संविधान में 7वीं अनुसूची देखेंगे तो उसमें राज्य सूची में लिखा हुआ है कि कृषिगत आय पर आयकर। तो जब भी एग्रीकल्चरल इनकम पर इनकम टैक्स लगेगा उसमें राज्य की भूमिका होगी। लेकिन राज्य उसमें नहीं लगाने की बड़ी वजह यह है कि खेती की आय से टैक्स लगाने में जो आप वसूलेंगे उससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा, मीनिंगलेस है। चेक करना पड़ेगा मुझे, वो टैक्स नहीं होगा, वो कुछ और होगा, वो फीस होगी। देखो, फीस और टैक्स में एक अंतर होता है हमेशा। हमारे सुप्रीम कोर्ट का सिंपल फार्मूला है। एक आपने सुना है ये शब्द क्या होता है? ये फार्मूला है क्विड प्रो को या को। इसका मतलब होता है समथिंग फॉर द सेक ऑफ समथिंग, समथिंग अगेंस्ट समथिंग, कुछ के बदले कुछ। सिंपल फार्मूला है। अगर आप सरकार से कोई सुविधा लेते हैं, उसके बदले कुछ देते हैं, तो वो फीस है, वो टैक्स नहीं है। फीस का नियम है क्विड प्रो को, और टैक्स में ये नियम लागू नहीं होता है। तो यदि सरकार आपसे कहे कि आप साल भर अपने खेत में काम कर रहे हैं, आपकी जमीन सुरक्षित रहे, हम उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, उसकी एनुअल फीस ही आपको पे करनी पड़ेगी, वो टैक्स नहीं है। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स का मतलब हुआ कि आपने साल भर में कितना खेती से कमाया, उस आय पर डिडक्शन हटाने के बाद आपने टैक्स पे किया, तो वो टैक्स जब लगेगा तब लगेगा। अभी तो आमतौर पर उसको अवॉइड ही करते हैं। कोई फीस होगी जिसका जिक्र आप कर रही हो। इलीगल फंडिंग में सबसे महत्वपूर्ण तरीका कौन सा है? टेरर फंडिंग, यानी आतंकवादी गतिविधियों के लिए। और आपको पता ही है कि ऐसा एक ही देश दुनिया में है जो ऐसा काम करता है, वो हमारे पड़ोस में दुर्भाग्य से। समाधान किसका? सोशल फंडिंग का। इसका तरीका वही है कि जो सोशल फंडिंग में ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट हो और सरकार की निगाह लगातार रहे। आमतौर पर जब सरकारें थोड़ा सा ध्यान कम देती हैं तब ये खतरे बढ़ जाते हैं। और एनजीओ वाली फंडिंग जो है लीगल तरीके से डिस्टेबलाइज करने के सारे काम वहां से हो जाते हैं। तो होना ये चाहिए कि सरकार का एक विंग, इंटेलिजेंस का विंग, लगातार उस फंडिंग पर काम करे, रिसर्च करे, एनालिसिस करे। एक ही सुझाव दीजिए कि सरकार का इंटेलिजेंस का विंग उस पर सतत रूप से काम करे, और कोई उसका तरीका है नहीं। और जब भी जरा भी डाउट हो, उसमें ये नहीं कि पहले साबित करेंगे, डाउट होते ही किसी एनजीओ को ब्लैकलिस्ट किया जा सके। जो रिसीविंग पार्टी है वो भी,
और जो बाहर से फंड देने वाली पार्टी है उसको भी ब्लैक लिस्ट करने का ऑप्शन सरकार के पास होना चाहिए। और इतना सरकार के पास होता है क्योंकि जो फॉरेन ट्रांजैक्शन है वो सरकार की निगाह के बिना, होम मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बिना हो नहीं सकती है। तो होम मिनिस्ट्री अगर सजग तरीके से ध्यान दे तो उन सारी ट्रांजैक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी जैसे होम मिनिस्ट्री है ज्यादा रिजिड है इस समय, लेकिन इन्होंने कंट्रोल तो किया ही है, तो ऐसा होना चाहिए। चलिए, लास्ट हो गया आतंकी फंडिंग। इसमें कुछ विशेष बताने का नहीं है। आमतौर पर यह होता है इसलिए कि आतंकी समूहों को पैसा दें। किस लिए पैसा दें? एक तो ये कि सिविल वॉर किसी देश में करवा दिया जाए, गृह युद्ध करवा दिया जाए। और गृह युद्ध का मतलब किसी देश या किसी राज्य के भीतर कुछ आतंकी गुटों को इस तरह से बनाना कि वहां युद्ध जैसी परिस्थितियां लगातार बनी रहे। जैसे भारत में देखें तो पंजाब में एक लंबे समय तक वो हालत रही, फिर कश्मीर में वो हालत लंबे समय तक रही, नॉर्थ ईस्ट से कुछ राज्यों में जैसे नागालैंड में वो हालत रही लंबे समय तक। अब ये सारे मामले देखिए, बिना फंड के कुछ नहीं होता है। आतंकवाद के लिए भी फंड चाहिए। आपको नक्सली हमला करने का बहुत मन कर रहा है, बम के पैसे है नहीं, तो कैसे बम फोड़ेंगे? पैसे चाहिए ना। बम दिवाली वाला बम तो है नहीं, तो बड़ा बम है, इसके लिए चाहिए खूब पैसा, तकनीक। ये पैसा तकनीक कौन देगा? अंत में तार जुड़ते जुड़ते जब नेपाल और चीन से जुड़ेंगे तो चीन या नेपाल के कुछ गुट आपसे कहेंगे हम आपको पैसा भी देंगे, तकनीक भी देंगे और इसके अलावा कुछ अलग से सुविधाएं भी देंगे ताकि आप ऐसा करते रहें, तो हो जाएगा। इसलिए सरकार के पास सबसे अच्छा तरीका होता है कि ऐसी गतिविधियों का जो मूल इकोनॉमिक सोर्स है, फाइनेंशियल सोर्स है, उसको तोड़ दो और उसके बाद वो काम करना आसान नहीं होता है। तो ये जो फंडिंग है ये इलीगल और ब्लैक मनी वाली फंडिंग है जो हवाला के माध्यम से उस सारे तरीके से आती है। और इसलिए अगर कोई कहे कि पंजाब का आतंकवाद, पंजाब के लोग बहुत परेशान थे या नागालैंड के लोग बहुत परेशान थे, कहने की बातें होती हैं। मेरे ख्याल से किसी भी राज्य में जब आतंकवाद होता है मैक्सिमम 10% लोग होंगे जो चाहते होंगे कि आतंकवाद वहां चले। 90% लोग हर समाज के शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं। 10% लोग, लेकिन जो दुष्ट होते हैं ना उनमें एकता बहुत ज्यादा होती है, उनमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है और शरीफ बेचारे चुप रहते हैं। तो बुरे लोग इतने खतरनाक नहीं है, शरीफ लोग चुप रह जाते हैं 90 वो, और चुप रहते हैं। और 10 इतना काम करते हैं कि लगता है कि पूरा देश परेशान रहा है, पूरा देश उबल रहा है जैसे। और फिर उनके पास अगर फंड भी आ जाए, बम पटाखा भी आ जाए, तो और एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इन सब आंदोलनों में आप ये मान के चलिए कि फॉरेन फंडिंग न होती तो ये आंदोलन न चल पाते। पंजाब के आतंकवाद में कहते हैं कि पाकिस्तान और कनाडा, पंजाब की राजधानी कनाडा, वहां का हर व्यक्ति जाना चाहता है कनाडा, तो वहां का खूब पैसा इन्वेस्ट किया गया था उस आतंकवाद में। कश्मीर में तो पता ही आपको पाकिस्तान लगा ही है, चीन भी शायद लगा ही हुआ था। जो नक्सलवादी हमले होते हैं उसमें कहा जाता है कि नेपाल और चीन का रूट खूब काम करता है। ये सब चीजें इंटरनल सिक्योरिटी में आपको सौरभ से विस्तार में पढ़ाएंगे, कौन कौन से आतंकवाद में कौन कौन से रूट्स हैं। मैं तो यहाँ पर केवल एक हिंट देके छोड़ रहा हूँ। ये सारी फंडिंग कौन सी हो गई? इलीगल फंडिंग, टेरर फंडिंग। और इससे खतरा क्या है? राष्ट्र की एकता और अखंडता पे खतरा है। और इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? अगर देश की एकता अखंडता ही खतरे में है तो फिर क्या बचेगा? तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि एक तो ऐसे कानून हो जो इन मामलों में बहुत लंबी प्रक्रिया के बजाय संक्षिप्त प्रक्रिया से काम करने की अनुमति दें। संक्षिप्त प्रक्रिया। दूसरा, ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन के कानून तो हमारे पास हैं, जैसे आफ्स्पा है ही। तो आफ्स्पा जैसे कानून भी देश को स्टेबल रखने के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि उसके अंदर कुछ सुधार करने की जरूरत है। जो हमारी सैन्य दल है उनकी ट्रेनिंग थोड़ी बेहतर हो, फिर आफ्स्पा पूरे राज्य या आधे राज्य के बजाय जिलों के स्तर पर भी ऑपरेट किया जा सके। ऐसी कुछ सुझाव आजकल आते हैं और दे सकते हैं। सबसे जरूरी है इंटेलिजेंस। तो आईबी जैसी संस्थाओं की भूमिका। अब तो एनआईए के आने से ये हो गया, कम से कम एक सेंट्रलाइज इन्वेस्टिगेशन तो हो ही जाती है। तो अब तारीफ कीजिए कि एनआईए जैसी संस्थाओं के आने से चीजें थोड़ी सी फास्ट हुई हैं और उनका इफेक्टिवनेस बढ़ी है, तो वो अच्छी बात है। बाकी जब आप मुख्य परीक्षा देंगे उस समय तक इतना सुझाव पड़ चुके हैं आतंकवाद के बारे में, उनमें से 2-4 और ले दीजिएगा जो आपको उस समय सूझे। अब आप मुझे बताएं कि फंडिंग से जुड़े इश्यूज आज तक आए नहीं सवाल, मैंने कल सवाल देखे, अब तक यूपीएससी नहीं पूछा है, लेकिन क्या पता पूछ लें। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में फंडिंग से जुड़े नैतिक मुद्दे क्या हैं? आपकी राय में उनका समाधान क्या हो सकता है? अगर ये सवाल आएगा तो पर्याप्त मसाला है आपके पास, देख देंगे। चलिए, टॉपिक नंबर 6 अब लगभग समाप्त हो गया है। हाँ, कर सकते हैं। WHO के पास लीगल पावर्स कितनी है मुझे डाउट है, उसका काम तो बेसिक डेवलपमेंट का है। हाँ, WHO मेरे ख्याल से एडवाइस करने के लिए ठीक है, लेकिन उसके पास कोई लीगल पावर्स है? वैसे भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पास लीगल पावर्स हैं कितनी इस समय? देखो सुनो, टॉपिक नंबर 6 अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखेंगे, उस पूरे सिलेबस में जो 2-3 शब्द छूटे हैं उनमें से एक शब्द छूटा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था, और एक है इथिकल गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। इथिकल गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी को हम यहां छोड़ देंगे, उसको टॉपिक नंबर 7 में लेंगे, क्योंकि वहां हम 3 कांसेप्ट को लेंगे। इथिकल गवर्नेंस क्या है, स्मार्ट गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है, तो उसको जोड़ के पढ़ेंगे। ठीक है, तो इथिकल गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी ये तो चला गया टॉपिक नंबर 7 में, उछल के चला गया है। देखो गया कि नहीं आपके नोट्स में? चला गया। अब बचा एक हिस्सा छोटा सा जिसका नाम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो उसको हम अभी कर लेते हैं। तो बनाओ हेडिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इस पर सवाल
यूपीएससी ने या पीसीएस ने अब तक जो पूछे ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में नहीं पूछ रहे, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पूछ रहे हैं। लेकिन हम दोनों हिस्सों को लेंगे, उस कंसेप्ट के दो हिस्सों में से एक सीएसआर है, एक दूसरा हिस्सा है। तो ये कंसेप्ट स्पष्ट है, फिर जितना पूछेंगे उतना बता दीजिएगा। देखो मसला क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस दो शब्दों से मिलकर बना है, आप जानते हैं कौन कौन से? तो देखो, गवर्नेंस का सिंपल मतलब, गवर्नेंस आमतौर पर सरकार के प्रबंधन को बोलते हैं, लेकिन गवर्नेंस का एक मतलब मैनेजमेंट भी होता है। मैनेजमेंट है प्रबंधन। एक शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। अगर कोई पूछे कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अंतर है, तो इनमें वैसा ही अंतर है जैसा रूल्स और रेगुलेशंस में है। जिसके ऊपर लिखा हुआ रूल्स वो रूल्स हैं, जिसके ऊपर लिखा हुआ रेगुलेशंस वो रेगुलेशंस हैं। मतलब कहने को लोग कहते हैं कि जो सरकार करती है वो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो प्राइवेट कंपनी करती है वो मैनेजमेंट है, पर ये लफाजी है, शुद्ध लफाजी है। क्योंकि प्राइवेट कंपनियां, बड़ी कंपनियों में भी लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते ही हैं। आप ये कहे काम नहीं चलेगा ना, सरकार करे तो एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट करे तो मैनेजमेंट, ऐसा थोड़ा होगा। आपको बताना पड़ेगा कि सरकार ऐसा क्या करती है, और आप एक भी ऐसा काम नहीं बता पाएंगे सिवाय लॉ एंड ऑर्डर के जो सरकार करती है और प्राइवेट कंपनी नहीं करती है। क्योंकि एक कंपनी को चलाना और एक जिले को चलाना, इसमें 90% चीजें अपनी प्रक्रियाओं में एक जैसे हैं। मतलब जुरिस्डिक्शन अलग अलग है, क्षेत्रफल अलग अलग हो सकता है, रेवेन्यू इसमें अलग अलग हो सकता है, खतरे अलग हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्किल्स चाहिए होती हैं काम चलाने की वो एक जैसी है। लेकिन जो बेसिक स्किल्स चाहिए होती हैं काम चलाने की वो एक जैसी है। इसलिए आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को आमतौर पे मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट से भेजते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए कि वो सीखे वहां जाकर। गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अंतर है, यही बड़ा अमूर्त है, लेकिन लोक प्रशासन में इसकी बात होती है। तो गवर्नेंस एक बड़ा शब्द मान लीजिए, उसका एक हिस्सा एडमिनिस्ट्रेशन है जो सिविल सर्वेंट्स करते हैं या कर्मचारी करते हैं, अधिकारी करते हैं। जो संसद करती है, कार्यपालिका करती है, ओवरऑल उसको बोलते हैं शासन। और उसका वो हिस्सा जो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, कर्मचारी करते हैं, उसको लोग बोलते हैं कि वो प्रशासन है। ठीक। इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस में गवर्नेंस का मतलब दरअसल मैनेजमेंट के नजदीक है। वो गवर्नेंस उस सेंस में नहीं जिस सेंस में हम बात करते हैं। तो पहली बात, यहां गवर्नेंस शब्द का मतलब मैनेजमेंट के नजदीक है, क्योंकि कॉर्पोरेट का मामला है। अब सवाल है कॉर्पोरेट क्या है। जिन दो तीन शब्दों ने बड़ा बर्बाद कर रखा है, एक शब्द है जिसका अर्थ का अनर्थ हो चुका है, वो है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ेंगे आगे हम। अगर आप किसी को किसी के बारे में कहते हो सुने यार बहुत ही प्रोफेशनल आदमी है, ये उसकी तारीफ में कहा जा रहा है, बुराई में कहा जा रहा है? बुराई में। जबकि सच बात यह है कि तारीफ की बात है। प्रोफेशनल होने का सही मतलब है अपने प्रोफेशन के एथिक्स का ध्यान रखना, मर्यादाओं का ध्यान रखना, इंटीग्रिटी का ध्यान रखना। अगर कोई डॉक्टर या कोई वकील आपसे कहे कि देखो अगर आप मुझसे काम करवाएंगे तो मेरी फीस इतनी है, मैं इसमें कोई कमी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यदि आपने मुझे फीस दी तो उसके बाद सारा काम मुझे करना है, आपको कुछ नहीं करना है। तो पहले हियरिंग से लेकर आखिरी हियरिंग तक सारी ड्राफ्टिंग करना, वो सब काम मैं करूंगा, आपको इन्फॉर्म करूंगा, आपका कोई हेडेक नहीं है। और मेरी इस फीस के बाद आपकी जो